हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करें। आप देख सकते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी में से। आप देख रहे हैं लास्ट 3 ईयर से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं इस चैप्टर से, इस पूरी यूनिट से, जो बायोटेक्नोलॉजी हमारी यूनिट है। ठीक है, तो ये यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब हम इनकी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस सबकी बात करेंगे सेशन में, तो बने रहिए सेशन में। एंड वेलकम टू CUT अड्डा 24/7। मैं हूँ नीलम, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और अब स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर को बिना लेट किए हुए। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, वो 4 से 5 चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है, और वही हम याद रखने में असमर्थ रहते हैं, ज़्यादातर हम भूल जाते हैं। ठीक है, और पूरे के पूरे चैप्टर में वही कुछ चीज़ें हैं जो कि आगे तक जाकर के, एंड तक जाकर के, चैप्टर का लास्ट पेज देखना, वहां पे भी ये चीजें यूज हो रही हैं। तो चैप्टर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं हम। एक है स्टार्टिंग का पोर्शन, जिसमें हम एग्जैक्टली सिंपल टर्म्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, है ना, कैसे किया जाता है, क्यों कर रहे हैं, क्या फायदा होगा। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। फिर आ जाता है एक प्रोसेस, एक्चुअली उसका प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाला जो मिड पोर्शन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो मिड पोर्शन अगर आपको समझ आ गया तो आप वो मिड पोर्शन को अपने थर्ड सेक्शन में यूज कर पाएंगे। वहां पर जो चीजें प्रोसेस चल रही हैं, आप उस प्रिंसिपल को वहां यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो सेकंड जो पोर्शन है उसे बहुत ध्यान से समझना है, और आप बस सेशन में बने रहो। आप यहाँ पे आकर के सारी चीजें ऐसे क्लियर करके लेके जाओगे कि बहुत सारा लिखना भी नहीं है, बट चीजें हमें याद है। और सच बताऊं, अगर बायोटेक्नोलॉजी समझ आ गई और सिर्फ याद रह गई, लिखने विखने रिवीजन का बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है यहाँ पे। कुछ ही चीज़ें हैं जो याद करनी है और चैप्टर क्लियर। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ने क्या वाले हैं सेशन में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, एक ब्रीफ। ठीक है, प्रिंसिपल्स होंगे, देन रेस्ट्रिक्शन, एंजाइम, क्लोनिंग, वेक्टर एंड कॉम्पिटेंट होस्ट। दीज 3 आर द सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, ये हमारे बायोटेक के सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर ये आपको क्लियर है तो आपके 100% नंबर आ सकते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, देन आपके पास आता है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ DNA टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो भी जेनेटिक मटेरियल को हमें कहीं भेजना है, हमें कुछ करना है, उसका उपयोग करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको आइसोलेट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। देन कटिंग होगी उसकी। देन उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि वो अब जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया, हमारा इंटरेस्ट का जीन है, वो हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए ताकि हम ज़्यादा उसको यूज़ कर सके। ओके, देन हाँ जी बेटा, फिर उसके बाद इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA इनटू द होस्ट सेल ऑर्गेनिज्म। मतलब कैसे, जिसमें भी हमें वो डालना है, जो हमने रिकॉम्बिनेशन बना लिया, जो मिक्सचर बना लिया है, वो हम कैसे करेंगे, क्या तरीका है, कैसे सिलेक्ट किया जाता है, वो सारी चीजें। देन ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट एंड देन द डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस। डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट आपका बन गया है, उससे पहले का, उसको मार्केट में सेल करने से पहले का, पैकेजिंग के पहले का, क्योंकि पैकेज कर दिया अब तो आपको उसको बेच देना, आपको अब तो वो आपके कंज्यूमर्स के पास जाएगा। उससे पहले के जो थोड़े से होते हैं ना कि एंड मोमेंट पे भी कुछ मॉडिफिकेशंस रह जाते हैं, वो हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड एंड नाउ। हाँ बेटा, नाउ देखो, नाउ के टाइम पे मैं चाह रही हूँ कि जल्दी जल्दी हो, पर ये धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इसका इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, बायो, ठीक है, बायो का मतलब समझ रहे हैं, जीव जंतु, लिविंग, विचित्र प्राणी, डाइवर्सिटी, सब आ गया। ठीक है, और टेक्नोलॉजी। अब भाई टेक्नोलॉजी क्या है, इंजीनियर्स आ गए इसमें। इंजीनियर्स और बायोलॉजिस्ट, मतलब मैथ्स एंड बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन हो गया, अब तो धमाका होना ही है, तो वो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। अब गलती हम यहाँ क्या करते हैं, मैम बहुत इजी है, इंट्रोडक्शन है, आपने बता दिया इजी है मैम, हमें आता है ये। ठीक है, गलती आप क्या करोगे, वो जब आप करोगे तो उसका भुगतान थोड़ा सा गंदा होता है, इसलिए मैं पहले बताती हूँ। गलती हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हम सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं, है ना। नहीं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी पार्ट यूज कर सकते हैं। DNA ले लो, प्रोटीन ले लो, एंजाइम ले लो, कुछ भी ले लो।
ठीक है, उसके साथ कोई भी चीज कर लो, आप छेड़खानी कर लो, उसको मैनिपुलेट कर दो, उसको तबाह कर दो, उसमें कुछ ऐड कर दो, ये सब क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी। तो क्या है बायोटेक्नोलॉजी? कोई भी पार्ट लिया एक लिविंग का, उसमें कुछ मैनिपुलेशन किए, उसमें कुछ ऐसा किया, या हमने उससे कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि हमारे हित के लिए है, ह्यूमंस के हित के लिए। क्लियर? अब देखो, सबसे पहले अगर बताया जाए तो मैम अब तो बायोलॉजी लोग पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, क्या पहले नहीं पढ़ते थे लोग? तो क्या पहले बायोटेक्नोलॉजी नहीं होती थी? नहीं बेटा, ऐसा किसने कहा कि नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी। हमारे पास कुछ ट्रेडिशनल, ठीक है, हमारे पास कुछ ट्रेडिशनल अनकन्वेंशनल मेथड है, ठीक है, ट्रेडिशनल बोल सकते हैं हम उन्हें, नेचुरल बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। और हमारे पास कुछ क्या है? आर्टिफिशियल है, या हम उन्हें कह सकते हैं मॉडर्न इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगी, मे बी आप भी कुछ मुझे एग्जाम्पल सजेस्ट कर सकते हैं मॉडर्न, ठीक है। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि पुराने टाइम में भी होते थे, लेकिन हम नहीं जानते थे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है। तो अगर ट्रेडिशनल एंड नेचुरल की बात करें यहाँ पर, तो ट्रेडिशनल नेचुरल, आप कर्ड बनाते हैं, मम्मी दही बनाती हैं, मम्मी ने क्या किया है ना, ऐसा प्रोडक्ट किया है उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके जो कि हमारे लिए अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल कर्ड, राइट, कर्ड इज गुड फॉर अस। बहुत लोग क्या है, मिल्क से एलर्जेटिक होते हैं, वो कर्ड थोड़ा बहुत खा लेते हैं, ठीक है। इवन कर्ड इज बेटर देन द मिल्क इन द अडल्टहुड स्टेज, ठीक है। अडल्ट स्टेज में क्या है, कर्ड दूध से ज्यादा बेटर है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये रहा कर्ड। अब इसमें क्या किया है हमने, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया, उसके साथ क्या किया, उसको थोड़ा सा चेंज किया है हमने, उसको टेम्परेचर परफेक्ट उसके अकॉर्डिंग डाला है, कुछ टाइम तक रखा है, और हमें एक नया प्रोडक्ट मिल गया जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। बियर की बात करें, वहां पर हम एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, ईस्ट, राइट। सो वी प्रोड्यूस ईस्ट, वी ईट चीज, है ना। तो ये सब क्या हुआ है बेटा, ये हमने कुछ ही दो चीजों को मिला करके मिक्स कर दिया, कुछ सर्टेन कंडीशंस को अप्लाई करके वहां पर एक प्रोडक्ट बना दिया, तो ये नेचुरल था। इसमें हमने कुछ नहीं किया है फालतू, जैसे कि कुछ टेक्निक्स का यूज नहीं हुआ है, कुछ एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट नहीं हुए, जो जैसा था, जो जैसी कंडीशन में था, हमने उसको वैसी कंडीशन में दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, मॉडर्न में बेटा आ जाते हैं, मॉडर्न लोग है ना हम, टेक्नोलॉजीज है ना, गैजेट्स के बिना तो हमारा काम ही नहीं चलता है। सिमिलरली इस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में भी गैजेट्स के बिना काम नहीं चलता है। यहाँ पर होती है टेक्निक यूज, प्लस यहाँ पे होते हैं थोड़े से बदलाव, जिसको हम कहते हैं मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, चेंजेस, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, चेंजेस या ऑल्टरेशन। व्हाट कैन बी द अदर वर्ड दैट कैन बी यूज हियर इज ऑल्टरेशन, ठीक है। ऑल्टर करवा देते हैं ना कपड़े, मम्मी ये शर्ट फिट नहीं आ रही है, ऑल्टर करा दो, इसको थोड़ा सा चेंज करा दो, थोड़ा सा मॉडिफाई करा दो, दैट इज दिस, राइट। सो अ टेस्ट ट्यूब बेबी, व्हाट वी डू हियर, हम बहुत सारे चेंजेस करते हैं वहां पे, क्यों? क्योंकि मदर की वूम में भी कुछ पेरेंट्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रॉपर नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से वहां पे एक न्यू यंग वन नहीं आ पा रहा है। तो हम टेस्ट ट्यूब बेबी जो प्रोड्यूस किया जाता है, वो एक एग्जाम्पल है, हम यहाँ पे ले सकते हैं। हम क्या करते हैं, वहां पे चेंजेस करते हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, हम उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डालते हैं, गैमीट्स डालते हैं, गैमीट्स का फ्यूजन कराते हैं, वहां पे हम टेक्निक्स को यूज करते हैं, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। सो दैट इज अ टेक्निक दैट वी आर यूजिंग हियर, IVF, राइट, ओके। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। आई होप इट इज क्लियर नाउ, यू आर having a little bit idea like in what direction we are going and what we will be going to talk about in this session. Now the European Federation, जो हमारी एक EFB है, what is that? EFB क्या है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट टॉक्स अबाउट ऑल द कंट्रीज, उनकी हेल्थ सिचुएशन क्या है, कैसी नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर EFB है, इसे याद रखना, ठीक है। इसे याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसकी डेफिनेशन के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। क्या कहती है ये, जरा इसकी बातें सुने, थोड़ी अटपटी हैं क्या इसकी बातें, देखते हैं कैसी हैं। नाउ हैज गिवन अ डेफिनेशन, इसने भाई एक डेफिनेशन दी, तो हम क्या करें, हमें करेंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे, ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट इनकम्पासेस बोथ ट्रेडिशनल व्यू। मतलब इसने एक ऐसी डेफिनेशन दी जो कह रही है कि जो ट्रेडिशनल व्यू है वो भी इंक्लूडेड है, प्लस जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है वो भी इंक्लूडेड है। तो बायोटेक का मतलब क्या हो गया, ये दोनों के दोनों तरीके। क्लियर? मतलब वो है, डेफिनेशन ये है
कहना क्या चाह रहे हैं भाई, हम सब सारे क्या हैं, एक ही हैं, एक ही मतलब है पूरी बायोटेक का। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आपके घर में जब भी कोई काम होता है, आपके घर के मुखिया के कुछ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपका पूरा घर चलता है। फिर ये तो एक बायोटेक्नोलॉजी है जिसके वजह से हमारे ह्यूमन से रिलेटेड कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं जिसको हम यूज करने वाले हैं। तो इनके लिए कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स, कुछ सिद्धांत का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आपके पास आता है एक जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक आता है आपके पास बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। आपके पास सारे नोट्स हैं, आपको प्रॉपर डिटेल में आपको एक एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। इधर व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट टेक द एनसीईआरटी, यू कैन मेक द नोट्स इन द साइड स्पेस विच इज गिवन, है ना, वहां पे आप बना सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, आप सुन सकते हो अच्छे से, और जो मैं बोल रही हूँ एक्स्ट्रा वो आप एक रफ नोटबुक में लिख सकते हो। बिलीव मी 100% आप यहाँ से क्लियर होके जाएंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और आपको ऐसा नहीं होगा कि मेरा कुछ छूट गया है। पूरी एनसीईआरटी 12 किस भी लेवल पे आप करना चाह रहे हैं आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं ना, सोना नहीं है बीच में। ठीक है, नाउ टेक्निक्स टू ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब मैंने आपको बता दिया है, द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग का मतलब जानते हैं, जेनेटिक का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन को देखना ही नहीं है, क्यों देखना है, वर्ड है ना हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक का मतलब क्या होता है, डीएनए, जीन, जेनेटिक मटेरियल, इसी के बारे में बात कर रहे होंगे। क्या होता है, इट कैन बी डीएनए, इट कैन बी आरएनए, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म में सिर्फ डीएनए नहीं होता है, एंड आरएनए बहुत कुछ में होता है, तो दोनों को कंसिडर करेंगे। इनकी अब देखो, जब आप ये क्या है, बायोमोलिक्यूल्स हैं, क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे हैं। इनकी केमिस्ट्री को चेंज कर दीजिए, है ना। इनको क्या करेंगे, आप नेचर तो नहीं बदल सकते इनका, कैसे बदलेंगे इनका नेचर, केमिस्ट्री को चेंज करके, इन ये जिस कंपोनेंट से बने हुए हैं उनको बदल करके। ठीक है, तो जेनेटिक मतलब डीएनए या आरएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को बदल के, है ना, और उस पर्टिकुलर जीएनए को, इसकी मैंने गर्दन को थोड़ा सा मरोड़ दिया है और मैंने उसको एक पर्टिकुलर सेल में डाल दिया है, तो पहले जो उसका इफेक्ट था, पहले जो उसका काम था, वो अब बदल जाएगा जब वो किसी और सेल के अंदर जाएगा। मान लो यहाँ पर ये एक सेल है, इमेजिन, ठीक है, इधर जीन्स है, ऑलराइट, मैंने उस जीन को निकाला एंड आई हैव द अदर सेल इन माय दिस हैंड, राइट हैंड। ठीक है, अब मैंने ये जो जीन बीच में आया है, इमेजिन हियर, इसको मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, अब मैंने चेंज करके उसको यहाँ डाल दिया है, तो पहले वो जो यहाँ पे लक्षण दे रहा था वो यहाँ पे नहीं देगा, दैट वुड बी चेंज। तो आप क्यों ना वो चेंज करें जो आपको चाहिए। मान लो मुझे इस जीन को चाहिए कि ये मेरे बहुत प्यारी कर्ली हेयर्स बनाए, है ना, मेरी ब्लू कलर की आईज कर दे, तो मैं क्या करूंगी, उस पर्टिकुलर डीएनए या उस पर्टिकुलर जीन में या उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम में मैं उस जगह पर चेंज करूंगी जहां पर वो आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मान लो ये पर्टिकुलर सीक्वेंस एक ब्लैक आई बनाता है, मैं इसको चेंज कर दूंगी, भाई ब्लू कलर चाहिए मुझे, मुझे क्या चाहिए, कर्ली हेयर्स चाहिए और ऐसे होने चाहिए। मान लो आपके बच्चे कैसे होने चाहिए, तो आप चेंज करवा दो भाई पहले ही अपना गैमीट। ठीक है, चेंज करके आप उसको फिर क्या डालो, चेंज कर दिया, फिर आप उसको सेल में डालो, तो वो ब्लू कलर देगा, वो आप जो चाहें वो करेगा, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, फिनोटाइप चेंज कर सकते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म का। मैम होस्ट, क्या मैम वो होस्ट जो मैम कोई एक इवेंट होस्ट करते हैं, नहीं बेटा, ये वो होस्ट है कोई भी सेल जहां पर आपने एक मटेरियल डाला है और वो मटेरियल कुछ चेंज करने के बाद डाला। फॉर एग्जांपल दिस इज अ जीन एंड आई हैव चेंज द दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस व्हिच वर कोडिंग फॉर द आई कलर, अब मैंने इसको यहाँ डाल दिया, तो ये बेटा क्या कहलाएगा, होस्ट कहलाएगा उस ऑर्गेनिज्म का। क्लियर। उस अब ये सेल जो ये होस्ट है, मान लो मेरी बॉडी में डाला, तो अब मेरा आई कलर चेंज हो गया, राइट, तो मेरा फिनोटाइप चेंज हो गया, दैट इज फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गई। भाई देख लो, अब आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग पे। अब क्या है, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है बायो एंड प्रोसेस, है ना। अब इसमें क्या कहता है, कहता है कि भाई जब ये प्रोसेस चल रहा होता है ना, आपने ये तो कह दिया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग हम कर सकते हैं, बट जब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग चल रही होती है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में चल रही होती है, कि प्रोसेस हो रहा होता है, तब हमें कुछ टेक्निक्स का ध्यान रखना है, दैट इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। फॉर एग्जाम्पल, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन फ्री। मान लो यहाँ पर जीन है, यहाँ पर एक सेल है, यहाँ पे आ गया एक बैक्टीरिया,
और ये बैक्टीरिया बोल रहे हैं वाह मुझे तो ये जीन मिल गया, इसको मैं खराब करूंगा, है ना, तो आपकी बॉडी का तो खात्मा हो जाएगा। हम बहुत गंदे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, हम बहुत गंदी वैक्सीन्स बनाएंगे, इसके थ्रू कोविड से कोई बंदा बच नहीं पाएगा। तो हमें क्या करना है, जहां भी जिस घर में भी खाना बन रहा है, जिस घर में भी ये टेक्निक्स चल रही हैं, वो साफ सुथरा होना चाहिए, वहां पर कोई भी कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। कंटामिनेशन का मतलब क्या होता है, सम्मीकरण, है ना, कुछ बोलते हैं ऐसे ही, मतलब कोई वायरस पैथोजेंस जो कि हार्मफुल है वो कॉन्टैक्ट में ना आए। देन then ambience in chemical engineering process to enable the growth, मतलब contamination free ambience होना चाहिए, जिससे कि जो ग्रोथ हम जिस चीज की करा रहे हैं उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो जाए, उसकी ग्रोथ अवॉइड ना हो, राइट। सो अब ये क्या होगा, enable the growth of only the desired microbe, eukaryotic cell or large quantities for the manufacture of the biotechnological products like antibiotics, vaccines, enzymes। कह रहा है कि जिसको हम ग्रो करना चाहते हैं, अगर मैं मटर पनीर बनाना चाह रही हूँ तो वही बने ना, मैं दाल मखनी बनाना चाह रही हूँ तो वही बने, मैं दाल बाटी बनाना चाह रही हूँ तो वही बने, कोई और क्यों बने, है ना। दाल बाटी ज्यादा खानी है, दाल बाटी ज्यादा ग्रो हो। तो ऐसे फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलरली मैं एक माइक्रोब को ग्रो करना चाह रही हूँ, डिजायर्ड है, आई वांट इट टू ग्रो, तो वही होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि कोई और माइक्रोब आ गया और जो मैंने वहां पे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया है इस पर्टिकुलर माइक्रोब को ग्रो करने के लिए, उस न्यूट्रिएंट को कोई और यूज कर ले और ग्रो कर ले। मान लो आपकी फ्रेंड को कोई और ले गया, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, कंसेप्चुअल डेवलपमेंट एंड ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखिए पहले क्या होता था, हम जानते हैं जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ के आते हैं दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फार बेटर देन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाई? इट हैज लॉट ऑफ वेरिएशंस टू कम, है ना, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बदलाव होता है, इवोल्यूशन होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, स्टेबल होता है, सेफ होता है, ठीक है, ये सारी चीजें। लेकिन द फॉर्मर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर वेरिएशन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, वेरिएशन प्रोवाइड करता है। अब ना एसेक्सुअल की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, प्रिजर्व होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब जैसा है वो वैसा ही रहेगा। आपके सोच विचार, आप पिछली सदी से आए हैं, आपके इस सदी में भी वैसे के वैसे ही हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है। लेकिन एक हमारे पेरेंट्स होते हैं जो समय के साथ थोड़ा थोड़ा बदलते हैं, आप भी मजबूर करते हैं उन्हें बदलने के लिए, तो ऐसा होना चाहिए। अगर आप बदल नहीं रहे हैं, आप कांस्टेंट हैं, आपकी थिंकिंग, आपकी मेंटालिटी वैसी की वैसी है, तो समाज में आपका जीना और दूसरों का आपके साथ जो रह रहे हैं उनका जीना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमें समय के साथ से बदलना चाहिए। ऐसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि समय के हिसाब से उसमें क्या होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, दैट इज अ गुड थिंग, ठीक है। नाउ व्हाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशन, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। एनसीईआरटी क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, एनसीईआरटी का कौन सा पेज हमने पढ़ लिया है वहां पे आपको लिंक करती जाऊंगी, ठीक है। नाउ ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स used in plant animal breeding very often to lead the inclusion of the multiplication of undesirable gene along with the desired genes। देखो पहले क्या किया जाता था बेटा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, हमने कुछ ट्रेडिशनल चेंजेस किए, हमने कुछ ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स अप्लाई की। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ हमने क्या किया, एक डॉली शीप प्रोड्यूस की थी, किसी को याद है डॉली था उस शीप का नाम? अब आपकी फ्रेंड का नाम हो तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें, ठीक है, उसमें भेड़ का नाम था डॉली शीप, ठीक है, उसको बनाया गया था। ये पहली वैसे मॉडिफाइड शीप थी, ठीक है। पहले क्या होता था, मान लो ट्रेडिशनल जो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते थे, हम उसमें क्या करते थे, प्लांट्स में या एनिमल्स में डिजायर्ड गैमीट्स को फ्यूज कराते थे। मान लो एक मेरे पास एक बफलो है, ठीक है, उस बफलो के बॉडी में क्या चीजें अच्छी हैं कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल्क प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और एक और ब्रीड है जो कि जिसमें एक जीन है जो कि कहता है कि मैं लार्ज अमाउंट में क्या करूंगा, मैं लार्ज अमाउंट में क्या करूंगा, मिल्क प्रोडक्शन करूंगा। तो एक क्वालिटी का है, ठीक है, जीन, और एक है बेटा क्वांटिटी का, है ना। तो मैं क्या करा सकती हूँ, मैं डिजायरेबली, है ना, ऐसे ही क्या कर सकती हूँ, इनको फ्यूज करा सकती हूँ। तो मेरे पास एक अब ऐसी बफलो आएगी जिसके पास क्वांटिटी ऑफ मिल्क भी ज्यादा होगा एंड क्वालिटी ऑफ मिल्क भी अच्छा होगा, क्वालिटी भी उसकी क्या होगी, अच्छी होगी, राइट। तो ये ऐसा कराया जाता था पहले, है ना।
पहले हम करा देते थे ऐसे, लेकिन इसकी वजह से क्या होता था कि इनमें जो कुछ देखो इसमें कुछ बुराई होंगी, इसमें भी कुछ बुराइयां होंगी, ठीक है, और इसमें भी कुछ बुराइयां होंगी। इस तरीके से पता है क्या होता था कि जो दोनों की बुराई होती थी वो इसमें आ जाती थी। बुराई की मात्रा बेटा क्या हुई, ज्यादा हो गई, है ना। बुराई की मात्रा क्या हो गई, ज्यादा हो गई। बुराई मतलब अनवांटेड जीन्स जो कि अच्छे नहीं थे, अनडिजायरेबल जीन्स की मात्रा क्या होने लगी, ज्यादा होने लगी। तो देखो यहाँ पे ये क्या कहता है, इससे क्या हुआ ये देख रहे हैं आप, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स अलोंग विद द डिजायरेबल जीन्स, ऐसा होने लग गया किसमें, एक ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन मेथड में। क्लियर। तो बोला भाई थोड़ा सा समय के हिसाब से बदलना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। तो हमने क्या किया, हमने कुछ टेक्निक्स अपनाए की, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड, अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ये 3 स्टेप्स इंक्लूड करती है। सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आप मेरे से जेनेटिक्स पढ़ के आए हैं, आप मेरे से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ के आए हैं, आपने उसमें क्या पढ़ा है, रिकॉम्बिनेंट से रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल, रिकॉम्बिनेंट ये, रिकॉम्बिनेंट वो, डरना नहीं है, सिंपल टर्म्स हैं। रिकॉम्बिनेंट, कॉम्बिनेशन मतलब मिक्सचर, हमने किसी चीज का जो पहले भी था उस क्या कर दिया, फिर से कॉम्बिनेशन कर दिया, फिर से री एंड कॉम्बिनेशन मतलब मिक्सचर बना दिया है। तो मैंने एक ऐसा डीएनए बनाया जो कहीं कहीं पे था, उसको मैंने फिर से मिक्स कर दिया। क्लियर। देन यहाँ पे क्या आता है, जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ। नाउ अब बेटा जो ये लिमिटेशन थी कि मैं जो अनडिजायरेबल जीन्स थे जिनको मैं चाहती भी नहीं थी कि वो इस जायगोट में आए, वो फिर भी आ रहे थे, तो उनको अवॉइड करने के लिए, उस लिमिटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक जेनेटिक टेक्निक, जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक को अप्लाई किया। करेक्ट। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट। ठीक है, एक ओवरव्यू देके चलती हूँ। राइट तो मुझे क्या करना है, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें ये 3 स्टेप आते हैं। एक तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग एंड देन जीन ट्रांसफर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए अभी हम बहुत लंबे टाइम तक पढ़ेंगे, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐसा नहीं है बस इजीली हो गया, बहुत सारी टर्म्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। तो अभी इस स्लाइड के बाद मैं आपको बताना शुरू करूंगी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाते हैं। तो चाय पीने अभी मत जाना, चाय मत बनाने लगना यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आई नो थोड़ा बुरा हो गया, पर कोई बात नहीं, झेल लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो अब आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए में मिक्सचर बनाना है 2 डीएनए का। राइट, यहाँ पे क्या है, जीन फॉर जीन, एक जीन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, वो ह्यूमंस की ग्रोथ कराता है, वो वाला जीन है। ठीक है, अब वो जीन मैंने यहाँ से ले लिया। ठीक है, मैंने उसको क्या किया है, ये एक बैक्टीरिया आपके पास, ठीक है, ये क्या है, एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, और बैक्टीरिया में से हमने क्या निकाला है, पर्टिकुलरली क्या निकाला है, प्लाज्मिड निकाला है। ठीक है, प्लाज्मिड क्या होता है बेटा, प्लाज्मिड एक ऐसी चीज है, प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीएनए होता है, डीएनए नॉट जीएनए, है ना। मैं आपको बताती हूँ, बैक्टीरिया यहाँ पे हमारे लिए बहुत यूजफुल है। वाई, ठीक है, अभी देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए अभी शुरू हुआ है। एक तो इसमें होता है खुद का डीएनए, राइट, एक तो इसमें होता है खुद का डीएनए। ठीक है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं, एक सेकेंड, हाँ, इरेजर, ये जो सही सा बना है इसको हम प्लाज्मिड मान लेते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट, प्लाज्मिड। ओके, एंड बेटा जी ये क्या है आपके पास, ये है आपका क्या, जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम बोल सकते हैं क्रोमोसोम ऑफ और डीएनए ऑफ व्हाट, डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। राइट, प्लाज्मिड क्या होता है, ये आपका मेन जेनेटिक मटेरियल है। अब यहाँ पे मैंने कोई न्यूक्लियस नहीं बनाया, बिकॉज इट डजंट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नाउ स्टिल पीपल से दैट ओके, तो मतलब डीएनए फैला रहेगा, क्योंकि इसके घर के आसपास दीवार ही नहीं है, बच्चे इधर उधर घूमते रहेंगे, ऐसा नहीं है, इट इज coiled at one place। ठीक है, now the next plasmid, right, what is plasmid here, plasmid क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। ये समझ नहीं आया तो आप गधे होंगे, अगर आप लास्ट तक सेशन देख रहे हैं तो पहले ये समझो प्लाज्मिड क्या है। यहाँ पर प्लाज्मिड है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ये क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। ठीक है, मतलब एक तो क्रोमोसोम है ही, एक तो डीएनए है ही, मेन जो बैक्टीरिया कैसा दिखेगा, बैक्टीरिया का काम कैसे होगा, वो कंट्रोल कर रहा है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है, या डीएनए बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, जो कि एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, ऑटोनोमस होता है, मतलब
ये खुद ही अपना काम कर लेता है, इसको ज्यादा इस पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं होती है जो मेन डीएनए होता है। प्लस इसको हम एज अ वेक्टर यूज करने वाले हैं। वेक्टर, वेक्टर बोले तो आपका ट्रैक्टर, ठीक है। आप ट्रैक्टर पे क्या करते हैं, आप बैठ के इधर उधर जाते हैं, बहुत सारा सामान, बहुत सारा गेहूं, बहुत सारा चावल, ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो वेक्टर यहाँ पे उसी का ट्रैक्टर का काम करने वाला है। तो ट्रैक्टर को बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि ट्रैक्टर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं प्लाज्मिड की जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा प्लाज्मिड बस इतना सा ही है, प्लाज्मिड बहुत है, ठीक है। प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड होता है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड, रेजिस्टेंट प्लाज्मिड, बहुत सारे टाइप के प्लाज्मिड होते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। तो हमने सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आना तो पढ़ना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हाँ अब मैंने क्या किया, मुझे क्या करना था, मुझे ये पर्टिकुलर जीन चाहिए जो कि इसको ग्रो, एक ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के लिए यूज हो रहा है, एक ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को कोड कर रहा है, वो वाला जीन मुझे चाहिए, मेरे को चाहिए वो जीन। तो मैंने क्या किया भाई, इसको मुझे एक पर्टिकुलर जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, मुझे इसको कहीं भी लेके जाना है। तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है, ठीक है, उसके लिए अभी आप इस पे बाद में आना, एक एक करके एक एक स्टेप मैं आपको पहले लेके चलूंगी, फाइनल सम अप आपका एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो टूल्स क्या क्या यूज होंगे, है ना। अगर मुझे वो जीन पर्टिकुलरली यूज करना है, दैट इज द जीन फॉर ग्रोथ हार्मोन, है ना, वो मेरी सेल में है, मेरी सेल का जो पूरा का पूरा डीएनए है, ऐसे ऐसे क्रोमोसोम बना हुआ है, ठीक है, उसमें से इतना सेगमेंट मुझे चाहिए क्योंकि ये कोड कर रहा है ग्रोथ हार्मोन के लिए, और मुझे ये यूज करना है क्योंकि एक बच्चे में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, मान लो ऐसा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें कुछ सर्टेन एंजाइम्स चाहिए होंगे, हमें एक वेक्टर डीएनए चाहिए होगा, मतलब वेक्टर डीएनए का मतलब बोले तो आपका ट्रैक्टर, ठीक है। देन हमारे लिए एक पैसेंजर डीएनए, मतलब आप ट्रैक्टर पे बैठते हैं, चावल गेहूं ट्रैक्टर पे बैठता है, तो पैसेंजर डीएनए कौन होगा, क्या मुझे कोई कमेंट बॉक्स में बताएगा पैसेंजर डीएनए कौन होगा। वो डीएनए जो कि हमें कहीं लेकर के जाना है, और वो किस पे बैठ के जाएगा, एक ट्रैक्टर डीएनए के ऊपर बैठ के जाएगा। देन आपको चाहिए कुछ पॉलीमरेज एंजाइम्स, ठीक है, ताकि वो उस पर्टिकुलर जीन की क्वांटिटी को ज्यादा बना दे। आपको चाहिए लाइगेजेस, ताकि वो हमने कहीं कहीं से कट किया है, उसको चोट लगाई है, तो उसको मरहम पट्टी भी कर दे, चिपका भी दे, ठीक है। देन आपको चाहिए होस्ट सेल, जिसमें आप उसको बिठाओगे, ठीक है, जो मतलब जहां पे वो आपको एक्सप्रेस कराना है जो भी चीज है, ठीक है, वो होस्ट सेल चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल और रिकॉम्बिनेंट डीएनए, राइट बेटा पार्टी। तो ये होगा कैसे आपका कंस्ट्रक्शनल, या फिर हम बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे होगा कैसे, ठीक है। देखो सबसे पहले आपके पास एक सेल होती है, मैम है, फिर क्या करें मैम, है हमारे पास तो है सेल, ठीक है। तो आपके पास सेल है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर जीन भी होगा, क्या होगा, एक जीन भी होगा, है ना। अब उस जीन को आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर जीन को आपको भेजना है कहीं पे, तो आप क्या करेंगे, यहां से एक जीन ले लेंगे, ये वाला, ओके। अब आपको क्या चाहिए, एक प्लाज्मिड भी चाहिए, ये क्या हो गया, प्लाज्मिड चाहिए, है ना। अब ये क्या है बेटा, ट्रैक्टर डीएनए, वेक्टर डीएनए से बोल सकते हैं क्या हम, वेक्टर डीएनए, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, वेक्टर डीएनए, ठीक है, या हम इसे बोलेंगे ट्रैक्टर डीएनए, ठीक है, ये याद रखना। ये कहां से आया बेटा, प्लाज्मिड है, ये क्या है, ये प्लाज्मिड है, ओके। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है कि जो ट्रैक्टर है उस पे मुझे ये जीन बिठाना है ना। अब वो जीन ऐसे तो नहीं होगा, वो क्या है, डीएनए पे प्रेजेंट है, राइट। तो मान लो मुझे इस डीएनए का सिर्फ कितना सेगमेंट चाहिए, ये सेगमेंट चाहिए, ये क्या है, मेरा जीन है ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज अ जीन ऑफ इंटरेस्ट, क्लियर, जो कि मुझे पर्टिकुलरली आगे जाकर के किसी में ट्रांसपोर्ट करना है। तो ट्रांसपोर्ट करने से पहले मैं क्या करूंगी, इस पर्टिकुलर जीन को यहां से काटूंगी, राइट। अब इसे ट्रैक्टर पे बिठाना है, तो ट्रैक्टर पे जगह नहीं है, ट्रैक्टर पे जगह नहीं है, तो मुझे ट्रैक्टर पे बिठाने के लिए भी वहां पे जगह बनानी पड़ेगी, और मुझे यहां से इसको पहले कट करना पड़ेगा, और यहाँ पे जगह बनाने के लिए इस फ्रेगमेंट को भी कट करके कहूंगी भाग यहाँ से, फुर्र हो जा, ठीक है, क्योंकि मुझे ये जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर बिठाना है।
then this particular gene of interest will be going to sit here, right? ये क्या करेगा बेटा, यहाँ पर जाकर के बैठेगा। अब ये बैठेगा, अब कहेगा भैया चलाओ तुम अपना ट्रैक्टर और जहां ले जाना है मुझे लेकर के जाओ, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या करेगा, ये बैठ गया इसके ऊपर। अब इसको मैं जहां ले जाना चाहती हूँ मैं उस पर्टिकुलर होस्ट सेल में बेटा यहाँ पर डाल दूंगी, ठीक है। मैं क्या करूंगी, यहाँ पे डाल दूंगी। मैम ये तो बहुत ईजी है, ईजी तो है लेकिन ये बहुत सिंपल तरीके से बताया इसलिए। अब पता है क्या होगा, मैंने एक कैंची यूज करी, मैंने उसको काटा यहाँ पर, फिर मैंने इसको काटा यहाँ पर, फिर मैं कहाँ पे काटूंगी, कैसे काटना चाहिए यहाँ पर, सब लोग कटवाते रहते हैं अपना, है ना, तो हम भी इसका काटेंगे। अब इसको काटेंगे यहाँ पर, तो अब क्या होगा, यहाँ पे कुछ रूल्स लगेंगे, यहाँ पे कुछ वर्ड्स आएंगे, यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगे, यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग ट्रिक होगी, टेक्निक होगी, वो सब अब हमें पढ़ने हैं। बट एक आउटकम जो है वो क्या है, यहाँ पर यही है, ठीक है। मान लो अब ये है प्लाज्मिड आ गया, ठीक है। प्लाज्मिड येलो कलर का हो गया, इरेज कर देते हैं, वाइट कलर का ही बनाएंगे, ये रहा, क्लियर। और मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ये रहा, क्लियर। ये मैंने डाल दिया है, ये क्या है, बैक्टीरियल सेल है, बोल देती हूँ मैं ऐसे, बैक्टीरियल सेल। ये यहाँ पे क्या करेगा, ग्रो करता रहेगा, ठीक है। अब एक बेटा एक बात बताओ, ये यहाँ पर क्या मैं इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल सकती हूँ, क्या मैं इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल सकती हूँ, क्योंकि इसने क्या किया है, कंबाइन कर लिया है। सो व्हाट इज दिस नाउ कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एक टर्म यहाँ पे क्लियर हुई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये जो प्लाज्मिड है, ये यहाँ पे इसकी होस्ट मशीनरी को यूज करके अपनी मल्टीपल कॉपीज बना लेगा। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, यहाँ पे जीन क्लोनिंग हो रही है मैम, हो रही है, ठीक है। अब ये रिकॉम्बिनेंट इसके अंदर आ गया तो ये क्या हो गया बेटा, ट्रांसफॉर्म हो गया। क्या हो गया ये क्या है, एक ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया है। मतलब मैंने इस बैक्टीरिया को क्या किया, बदल दिया है, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर, जिसको मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, डिटेल में आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो ये चीजें आपको अगर क्लियर है, मैं पूरा का पूरा यही बार बार आपको यहाँ पर जब हम पढ़ते जाएंगे यही चीजें हमें कोरिलेट में आपसे करवाती जाऊंगी, ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी ने कैसे बताया है ये देख लेते हैं एक बार। देखो ये एक फॉरेन डीएनए है, जो कि फॉरेन डीएनए कौन होता है बेटा, एलियन डीएनए, है ना। हम इसको क्या बोल सकते हैं, एलियन डीएनए भी बोल सकते हैं। मैम अभी तो आप बोल रहे थे पता नहीं क्या, जीन ऑफ इंटरेस्ट, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एज फॉरेन डीएनए या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। या फिर हम इसे बोल सकते हैं एलियन डीएनए, ठीक है, एलियन डीएनए, क्लियर। हम इसको यहाँ पर कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं। हो गया क्लियर, क्लियर मैम क्लियर हो गया, ठीक है मैम। अब मैम ये वेक्टर डीएनए बोल रहा है, ये प्लाज्मिड बोल रहा है, तो सही है ना, इसमें क्या गलत है ना, ये हमारा ट्रैक्टर हो गया, ये हमारा ट्रैक्टर हो गया। अब बेटा देखो, अब मान लो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे पर्टिकुलरली ये जो फॉरेन डीएनए है उसमें से मुझे सिर्फ ये वाला यहाँ पर डालना है ना। तो यहाँ पे अब मुझे क्या चाहिए होगा, मैम आपको चाहिए होंगी सीजर्स, है ना। तो हम बना देते हैं सीजर्स, राइट। सीजर्स कैसे बनती हैं, ऐसे, ये मैम आपको चाहिए होंगी सीजर्स, क्योंकि आपको यहाँ पे ये काटना है और ट्रैक्टर पे जगह नहीं है। तो मैम ट्रैक्टर पे इस बच्चे की जगह बनाने के लिए आपको ट्रैक्टर पे भी किसी लोग को उड़ाना पड़ेगा काट के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो सीजर्स चाहिए, जिनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोला जाता है बेटा, या फिर हम इसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी बोलते हैं, है ना। और हम इसे बोल सकते हैं, और वी कैन कॉल इट एज मॉलिक्यूलर सीजर्स। मतलब कपड़े वाली सीजर नहीं, ये मॉलिक्यूल्स को काटती है, इसलिए मॉलिक्यूलर सीजर्स बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। नाउ द रेस्ट्रिक्शन, ये लाइन रीड करो, द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए, मतलब ये फॉरेन मतलब एलियन मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट डीएनए, एंड द वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट। मतलब ये कहीं से नहीं काट सकते हैं, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे काटेंगे, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे काटेंगे, ठीक है। मान लो आपके पास एक मैनुअली कैंची है, ठीक है, और आपको इतना सा डीएनए डाल दिया जाए तो आप तो कहीं से भी काट दोगे ना, आप देख ही नहीं पाओगे, इतना आप देख ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने कोडिंग कर दी है कि गलती ना हो।
मतलब ये जो सीजर्स हैं, इन सीजर्स को ऑलरेडी किसी मास्टर ने एक सिग्नल देके भेजा है कि भाई तू एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ही कट करेगा। तो ये जो सीजर है ये पर्टिकुलर डीएनए पर एक ही जगह पे कट करेगी और इधर प्लाज्मिड में भी एक ही जगह पर कट करेगी। तो इट कट ओनली एट स्पेसिफिक पॉइंट, कट ओनली एट स्पेसिफिक पॉइंट, राइट? इज दैट क्लियर? क्लियर है क्या प्यारे बच्चे? नहीं क्लियर है तो पढ़ता रहे चुपचाप, ठीक है? भागना नहीं है, भाग गया तो गया, हमें क्या है उससे, तुम्हारा नुकसान है, ठीक है? हमें अपना नुकसान नहीं करना है। नाउ लाइगेजेस, अब क्या होगा बेटा, इन सबको जो चोट लग गई, आपको क्या करनी है, बैंडेज लगानी है। सो लाइगेज इज व्हाट, लाइगेज क्या है यहाँ पर, बैंडेज का काम करेगी। किसका काम करेगी? क्योंकि हमने ट्रैक्टर पे जो बंदा बैठा था उसको भी काट दिया और यहाँ पर भी इसको भी काट दिया, तो ये लाइगेज का काम क्या होता है, बैंडेज का काम होता है, राइट? नाउ दिस बैंडेज इज रिक्वायर क्या, लाइगेजेस जॉइन द फॉरेन एंड द प्लाज्मिड। ये बच्चे को अगर मैं यहाँ पे बिठा दूं, ये जो यहाँ से मैंने उठाया है, तो ये बेटा ट्रैक्टर जब चलेगा तो ये हिलता रहेगा, ऐसे ऐसे नहीं करना है ना, ये फिक्स हो जाए, नहीं तो गिर जाएगा फिर रोने लगेगा। तो मैं क्या करूंगी, इसको लाइगेज यहाँ पर फॉरेन डीएनए को यहाँ पर क्या करूंगी, बिठाऊंगी, और जो ट्रैक्टर के ये हैंडल्स हैं, है ना, ये क्या मान लो हैंडल्स हैं, इनको क्या कर दूंगी, पेस्ट कर दूंगी। तो ये किसका काम करेंगे, पेस्टिंग का काम, ठीक है? लाइगेज क्या करते हैं, पेस्टिंग का काम। किस किस को पेस्ट करते हैं बेटा, एक तो फॉरेन डीएनए को, ठीक है, एक फॉरेन डीएनए को पेस्ट करते हैं, प्लस प्लाज्मिड डीएनए को, ठीक है? अभी घबराना नहीं है, नई टर्म्स आने वाली है, नई टर्म्स आने वाली, तो घबराना नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पे, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, अब जब ये क्या हो गया है, ये बन गया मैम ट्रैक्टर के ऊपर एक बच्चा बैठ गया है, मैम अब इसको हमें ट्रांसपोर्ट करना है, उसके घर छोड़ के आना है, ठीक है? घर क्या है बेटा, ये होस्ट सेल है, ये क्या है, होस्ट सेल। होस्ट सेल क्या है बेटा, इसका घर है, क्या है, इस बच्चे का घर है, घर बना देते हैं हम यहाँ पे, खिड़की है, घर में हट है उसकी, वाह ये तो बहुत सुंदर लगती है, रिवर भी होगी आसपास, हाँ जी मैडम होनी तो चाहिए पर अब होती नहीं है, हमने ना पॉल्यूशन से गंदी कर दी है, ठीक है? तो जब मैंने इसको इसके घर में पहुंचाया तो मैं क्या कर रही हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हूँ, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कर रही हूँ। नाउ दिस इज द सेल, ठीक है, दिस इज द सेल, दिस इज द इकोलाई, इकोलाई के अंदर मैंने वो वेक्टर डाल दिया। वेक्टर क्यों डाला है मैम, आपको ट्रैक्टर की जरूरत क्यों पड़ रही है, मैं बताऊंगी बाद में क्यों पड़ रही है। अब ट्रैक्टर और वो बच्चा इस इकोलाई बैक्टीरिया में बैठा है, अब हमें क्या करना था, अब बच्चे की बात करते हैं, हमें बहुत सारे बच्चे बनाने थे, है ना, हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को बहुत सारा बनाना था। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा बेटा, डिवाइड करता जाएगा, डिवाइड करता जाएगा, डिवाइड करता जाएगा, और ये क्या करेगा, यहाँ पर क्लोनिंग करा देगा। अरे ये क्या कराएगा, यहाँ पर क्लोनिंग कराएगा, ठीक है? क्लोनिंग मतलब कॉपीज, तो उस पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट की बहुत सारी कॉपीज बन गई। अब हमें चाहिए था अच्छी क्वालिटी का मिल्क एंड क्वांटिटी का मिल्क, उसका जीन हमारे पास है, वो बहुत सारे जीन्स हमारे पास हैं। अब हम जिस भी भैंस में उसे इंट्रोड्यूस करना चाहें, उसको जैसे भी यूज करना चाहें हम कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, आप चलें आगे। अब आपको ये पेज समझ आ गया है, अब आप भूलना नहीं है। तो यहाँ से क्या ये लेके चलना है मैम, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेंट क्या है, तो ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया विल बी गोइंग टू कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेंट। व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आपको पता चल गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या है, उस ट्रैक्टर के ऊपर बच्चा बैठा है, मतलब प्लाज्मिड के ऊपर फॉरेन डीएनए बैठा है, क्लियर? अब देखिए यहाँ पे चीजें थोड़ी सी अलग जा रही हैं। किस डायरेक्शन में जा रही है मैम, थोड़ा सा एजुकेशन, ये हमने बहुत लेम लैंग्वेज एक अपनी हिंदी मीडियम की लैंग्वेज में हिंदी में बात कर दी है, हल्दी घाटी का युद्ध याद आ रहा है मुझे, है ना? तो यहाँ पे आप देखो क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी सी पढ़ाई वाली बातें कर लेते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज आर्टिफिशियल, क्योंकि हमने बनाया, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इज देयर, राइट? सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव मेड अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल artificially. Now, the construction of the first recombinant DNA emerged from the possibility of linking a gene encoding, मतलब जो पहला था, अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे बच्चा ले लिया है, कभी मैंने दूध वाला मिल्क जीन ले लिया है, कभी मैंने कुछ ले लिया है, बट ऐसा पहला जो
पार्ट था, पहली टाइम जो बना था, वो ये सब बिल्कुल नहीं था। वो क्या था? वो क्या था? जरा ध्यान से देखना, ठीक है, जरा ध्यान से देखना वो क्या था। नाउ दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance। पर येलो येलो ही कलर आ रहा है, क्या? A gene encoding antibiotic resistant with a native plasmid है ना, native plasmid autonomously replicating circular extra chromosomal DNA of Salmonella typhimurium। हे मैडम पता नहीं क्या बोल गया है, कुछ नहीं बोला है, ध्यान से सुनो। एक जीन था, ठीक है, अब वो कहाँ था? वो भाड़ में जाए, ठीक है, वो कहाँ था? वो भाड़ में जाए। बट वो जीन कैसा था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, मतलब कोई भी मतलब रेजिस्टेंट है किसके लिए? एंटीबायोटिक के लिए, मतलब उसके ऊपर कोई एंटीबायोटिक का असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। एंटीबायोटिक इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। मान लो मैंने पेनिसिलिन डाला, ठीक है, मान लो वो जो पर्टिकुलर चोमू है, ये चोमू बच्चा है, इसके पास क्या है? जीन है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, राइट। अब ये जीन क्या कोड कर रहा है कि मेरे पास ताकत है कि मैं किसी भी एंटीबायोटिक से लड़ जाऊंगा। मैंने डाला पेनिसिलिन, ठीक है, मैंने कहा देखते हैं भाई तेरे को तू कितना होशियार है। कह रहा है ये लो, मैं तो जिंदा हूं, मैं तो अभी भी फिर यहाँ पे चीन टपाक डम कर रहा हूं, है ना, मैं तो यहाँ पे फिर से नाच रहा हूं। तो ये है इसकी खासियत। अब मान लो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी है कहीं ना कहीं किसी ना किसी को हार्म कर रहे होते हैं, तो हम उसमें वो जीन डाल सकते हैं, फिर उसको एंटीबायोटिक से कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पे ये कहानी है। और ठीक है, हमें ये जीन मिल गया। अब मैम प्लाज्मिड, मैम ट्रैक्टर कहाँ से लाएं? ट्रैक्टर कहाँ से लाएं? ट्रैक्टर कैसे बनाते? किसी को आता है क्या ट्रैक्टर बनाना? 4 पहिए यहाँ पे, 4 पहिए यहाँ पे, ये ट्रॉली हो गई, ठीक है, यहाँ पे छीन टपाक टमडम बैठ गया है, ठीक है। ये क्या है? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर को मैंने क्या बोला है? प्लाज्मिड। तो बेटा जो पहला प्लाज्मिड था ना, वो ऐसे ही कहीं से नहीं लिया था। वो प्लाज्मिड किसके कैरेक्टरिस्टिक है बच्चे? बैक्टीरिया के, है ना। वो कहाँ मिलते हैं हमें? बैक्टीरिया में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? बैक्टीरिया में, ठीक है। तो ये ये प्लाज्मिड जो था, ये जो प्लाज्मिड था नेटिव प्लाज्मिड, नेटिव का मतलब अपना, ठीक है, किसका अपना? साल्मोनेला टाइफीमीरियम का। तो ये बैक्टीरिया का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफीमीरियम, ठीक है। ये जो हमने प्लाज्मिड निकाला है वो किस में से निकाला है? इस वाले बैक्टीरिया से, ठीक है। इस वाले बैक्टीरिया में हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाला और फिर उसका क्लोनिंग कर दिया, उसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, बच्चा पार्टी। क्लियर? अब देखो, हाँ, अब साइंटिस्ट भी तो आए होंगे ना, इनका नाम याद करे बिना, ये रहे दोनों के दोनों भाई, दोनों अपने दोस्त हैं, है ना। इनका नाम क्या है? स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। इन्होंने ये चीज अकम्प्लिश की थी 1972 में बाय आइसोलेटिंग। सबसे पहले तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट कहीं से तो निकाला होगा, कहीं से तो हटाया होगा, है ना, ये कट के निकाला होगा। अब निकाल लिया है। नाउ बाय कटिंग अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम अ प्लाज्मिड व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंफर्मिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो इन्होंने क्या किया? They have isolating the antibiotic resistant gene by cutting out a plasmid piece of DNA from a plasmid which was responsible for conferring the antibiotic resistant। मतलब वो कन्फर कर रहा था कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। एक प्लाज्मिड में भी वैसा ही सीक्वेंस होना चाहिए, तभी हम उसको वहां पे जाकर के डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ क्लियर। अब चलें आगे, अब चलते हैं आगे। नाउ अब हाँ बेटा, अब ऐसा करने के लिए, जैसे ये डॉली शीप थी, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा किया। 3 बेसिक स्टेप्स इन द जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हमारे लिए 3 स्टेप हैं, ठीक है। वो तो देखो क्या था, वो जो आपने पढ़ा था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना, जीन क्लोनिंग करना, देन जीन ट्रांसफर करना, वो स्टेप्स हो गए, है ना। लेकिन उनमें क्या इन्वॉल्व है? वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपको बनाना है उसके लिए क्या स्टेप इन्वॉल्व है? दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद द डिजायरेबल जीन। ले मैम इतना इजी बोल रही है, तो हमें पता है ना, हमें जो जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग करना है हमें तो वो मैम पता ही होना चाहिए ना। ठीक है मैम, हमें पता चल गया। देन सेकेंड, द इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। मतलब क्या करना है? जो आइडेंटिफाइड डीएनए है वो हमें होस्ट में डालना है। वो हम कैसे डालेंगे? ठीक है,
नाउ मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए इनटू इट्स प्रोजेनी। मतलब जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में मैंने ये प्लाज्मिड डाल दिया है और इसके ऊपर ये जीन है, तो क्या लिखा है, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए हियर इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। अब जब ये ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करेगा, ग्रो करेगा, यहाँ पे भी ई कोलाई, ठीक है, और यहाँ पे भी ई कोलाई, तो ये मैम क्या होना चाहिए, इस बैक्टीरिया में ये होना चाहिए, ये मेंटेन्ड होना चाहिए। ये नहीं कि मैम ये अपने यहाँ पे अपने घर पहुंच गया, हमने कहा तो फिर से अपने घरों में जा, बट ये अपनी आंटी के घर चला गया, ये जीन अपनी आंटी के घर चला गया, मैम ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये होता है तरीका, ये नहीं हुआ तो हो जाएंगी गड़बड़, और गड़बड़ हो गई और फिर हमने वो वैक्सीन, वो एंजाइम, वो एंटीबायोटिक अगर कहीं भी यूज की तो क्या हो जाएगा, खात्मा हो सकता है किसी भी चीजों का, राइट। अब है एक एंजाइम, है ना, एंजाइम रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। अब एंजाइम जो था क्या, ये देखो इधर मैं क्या पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, ये देखिए एंजाइम, है ना। अब टाइप्स ऑफ एंजाइम्स देख लेते हैं कैसे होते हैं, ठीक है। आपके पास देखिए एंजाइम के तरीके कितने हैं यहाँ पे, ये देखो। नाउ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं बेटा, जो क्या करते हैं, कट करते हैं एक पर्टिकुलर जगह पर किसी भी चीज को जहाँ पे हमें वो करानी हो, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की अगर बात करें तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, 1963 में सबसे पहले लिखा है क्या, हाँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे पहले 1963 में क्या हुए थे, डिस्कवर हुए थे। यहाँ पे 2 एंजाइम्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन एशेरिशिया कोलाई वर आइसोलेटेड। मैम ये क्या है मैम, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। सुनो, ये रेस्ट्रिक्शन क्या है, रोकता है, क्या करता है, रोकता है या कट करता है, ठीक है। एंजाइम का मतलब आप जानते हैं, ठीक है। नाउ द 2 enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage. Who is bacteriophage, ma'am? It's a virus who infect bacteria, right? So I have taken a we have a virus here, ठीक है, we have a virus here, इसकी बॉडी कुछ ऐसी है, ठीक है, इसकी बॉडी कुछ ऐसी है, इसकी बॉडी के अंदर डीएनए है। तो मैम मेरे पास एक ऐसा एंजाइम है, द 2 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन एशेरिशिया कोलाई वर आइसोलेटेड। मतलब मेरे पास ऐसे 2 एंजाइम हैं जो कि इन वायरसेस को, इन बैक्टीरियोफेज को ई कोलाई में ग्रो नहीं करने देंगे, ठीक है। मेरे पास ऐसे 2 एंजाइम हैं which is responsible for restricting the growth of bacteriophage in Escherichia coli were isolated। तो हमारे पास क्या थे, ऐसे हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिल गए हैं जो कि ई कोलाई में बैक्टीरियोफेज को मल्टीप्लाई नहीं होने दे रहे थे, ठीक है। अब वो एंजाइम, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या करेंगे, हम अपना हथियार बना लेंगे और हम इसे क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। अब ये होता कैसे है, ठीक है, one of these added methyl group to DNA while the other cut the DNA, ठीक है। ये क्या करते हैं, या तो ये क्या करते हैं, देखो जो ये ई कोलाई है, ठीक है, ये ई कोलाई का डीएनए है, ये ई कोलाई का डीएनए, इस पे क्या करते हैं, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं, जिससे कि ये जो बैक्टीरियोफेज है, ये देखो, ये जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है वो इसको कट ना कर पाए, ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया किसके ऊपर, जो डीएनए है ई कोलाई का उसके ऊपर, जो डीएनए है किसका, ई कोलाई का उसके ऊपर, जिससे कि ई कोलाई का डीएनए खराब ना हो। अगर डीएनए खराब नहीं हुआ तो वो बैक्टीरिया भी खराब नहीं होगा, ठीक है। नाउ एंड द अदर कट डीएनए, जो दूसरा है वो क्या करता है, वो जो प्लाज्मिड है उसको क्या करता है, कट करता है, इसको क्या करता है, कट करता है, ठीक है, कट करता है। तो हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे हैं जो कि हमें मिले हैं सेल से, और वो क्या कर रहे हैं, वो एक तो प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और एक क्या कर रहे हैं, जो चाहिए वहां पे कट भी लगा रहे हैं, ठीक है। सो लेटर हमने इनको क्या बोल दिया, लेटर हमने इनको बोल दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो इन एंजाइम्स को हमने लेटर क्या बोल दिया, लेटर कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। इनको हमने क्या बोल दिया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोल दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नाउ
द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो पहला था उसका नाम क्या था, हिंड सेकंड। अब ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ठीक है, ये हमें पर्टिकुलरली कहाँ से मिलते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जैसे कि ये वाला हमें कहाँ से मिला है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, जो कि क्या है, एक बैक्टीरिया है। तो क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहला जो कि हमें कहाँ से मिला था, जो कि हमें 1986 में मिला था, जो कि हमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe एक बैक्टीरिया से मिला था। नाउ हिंड सेकंड क्या करता है, हिंड सेकंड क्या है बेटा, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। व्हाट इट इज अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। इट ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। ये थोड़ा सा गंदा बच्चा है, ये कैसे करता है कि मान लो यहाँ पे क्या है, 6 बेस पेयर हैं, एक पर्टिकुलर 6 बेस पेयर, 1 2 3 4 5 6, पर्टिकुलर मतलब कोई भी 6 बेस पेयर नहीं, स्पेसिफिक 6 बेस पेयर को आइडेंटिफाई करता है, फिर कट लगाता है। अब एक और बात बताऊं इंपॉर्टेंट, तो ना तो ये कट बीच में लगाता है, ना ही बिल्कुल सबसे एंड में लगाता है, ये कहाँ लगाता है, क्लोज, इधर इधर, ठीक है। ना ही ये बीच में लगाता है, ना ही सबसे लास्ट में, ये क्या लगाता है, समवेयर एट द लास्ट, बट खत्म होने से पहले 6 बेस पेयर। नाउ द स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस। समझे बेटा, मतलब आपके पास एक पता है, ठीक है, आपके पास पता क्या है कि आपको इस सेक्टर में जाना है, ये हाउस नंबर है, ठीक है। तो आप स्पेसिफिकली सेक्टर 4 में जाएंगे, ठीक है, ये सेक्टर 5 में जाएंगे, ये सेक्टर 3 में जाएंगे, ठीक है। मान लो 96 नंबर है या फिर 72 नंबर बोल देते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे, पर्टिकुलरली जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो क्या है, वो है क्या, 72 नंबर, ठीक है। सेक्टर क्या है, 4, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो डीएनए ये पर्टिकुलर सेक्टर में जाएगा, यहाँ पे गया, और पर्टिकुलर हाउस पे जाएगा ये 72 और वहां पे कट मार देगा। तो ये क्या करेगा, एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, वहां पे जाकर के क्या करेगा, कट लगा देगा, ठीक है। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, जो पहचानने लायक सीक्वेंस है उस पर्टिकुलर एंजाइम के लिए। मुझे सबके घर का पता तो नहीं होगा, मुझे अपने घर का पता होगा, तो वो क्या होगा, रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा मेरे लिए। मुझे ऑफिस जाना है तो मुझे अपने ऑफिस का एड्रेस पता है, तो मैं वहां जाऊंगी, वहां पे जाके काम करूंगी। तो जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगी, तो मेरे लिए वो क्या हो गया, वो पता है, एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस हो गया। तो एड्रेस कैन बी अ रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर अ हिंट 3। नाउ अभी तक हमारे पास कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, हमारे पास 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो कि हमें मिले हैं, और स्ट्रेन्स 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से, स्ट्रेन्स मतलब उनकी वैरायटी, ठीक है, उनकी वैरायटी of bacteria, each of which recognize different recognition sequence। मान लो इतने एंजाइम्स हैं, इन सभी के पास उतनी ही क्या है, रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस हैं। सबका पता एक नहीं हो सकता, इसलिए सबका पता क्या है, यहाँ पर अलग अलग है। सबके रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस क्या है बेटा पार्टी, अलग अलग है। क्लियर हो गया। नाउ ई कोराई, मान लो ये क्या है, ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। अब इसका नामकरण कैसे हुआ है, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे हुआ है, ये देखें यहाँ पे, तो जरा ध्यान से बने रहो, ठीक है। ये रिकॉग्निशन एंजाइम है। अब ई को आर आई है ना, ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या है, नाम है बेटा, क्या है ये, नाम है। अब इसका नाम यहाँ पर कैसे करा गया है, जो पहला लेटर है वो किससे आता है, वो जीनस से आता है, ठीक है, वो किससे आता है, ई कोलाई, एशर्शिया कोलाई। ये क्या है, एक बैक्टीरिया से मिला है हमें एंजाइम, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमें कहाँ से मिला, एक बैक्टीरिया से, जिसका नाम क्या है, ई कोलाई, ठीक है, एशर्शिया कोलाई, राइट। So this is what, this is genus and this is what, species, okay, all right। अब यहाँ पे जो E है वो क्या है, जीनस है। कोलाए, जो 2 लेटर्स हैं लास्ट के, जो सेकेंड 2 लेटर्स हैं, जो सेकेंड 2 लेटर हैं, पहला लेटर, फर्स्ट लेटर क्या है, जीनस का होगा फर्स्ट लेटर, ठीक है। सेकेंड 2 लेटर किसके हैं, ये सेकेंड 2 लेटर देखो, कोलाए, स्पीशीज के हैं, ठीक है, स्पीशीज से CO। क्लियर। नाउ दैट इज आर आई, और ये क्या होगा बेटा, स्मॉल होगा, ठीक है, ये क्या होगा, स्मॉल। देन आर एंड आई, आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर आर क्या कर रहा है, थर्ड लेटर दैट इज फ्रॉम द स्ट्रेन, है ना।
थर्ड लेटर आर क्या है, ये क्या है, स्ट्रेन से आता है, बैक्टीरिया का कौन सा स्ट्रेन है, ठीक है। ठीक है, फोर्थ लेटर, ओके। अब आपके पास आई है, रोमन नंबर है ना, दैट इज ये क्या है, ये बताता है कि किस सीक्वेंस में, मान लो ई कोलाई बैक्टीरिया है और एंजाइम हमें वहां से मिला है ई को आर 1 इन रोमन नंबर, इसका मतलब ये पहला एंजाइम है जो उस बैक्टीरिया से क्या हुआ है, निकला है, दैट इज ई को आर वाई 13, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फोर्थ इज द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, दिस इज ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। अब देखो ये मिला हमें किससे है, ये हमें मिला किससे है, एसर्शिया। एसर्शिया की स्पेलिंग अगर हम देखेंगे तो EISS कोलाई, ठीक है। और इसको हम बोल सकते हैं आर क्या है, इसका स्ट्रेन है RY13, ठीक है। ये वाला बैक्टीरिया था जिससे कि हमें ये क्या मिला है, ये एंजाइम मिला है। आगे चलते हैं बेटा, अब देख लो इसके कुछ रूल्स हैं, है ना। तो रूल नंबर 1, कट एट स्पेसिफिक पॉइंट, सीक्वेंस, ठीक है। और ये कौन सा है, मैं हिंड सेकंड की बात कर रही हूँ, ठीक है, हिंड सेकंड की बात कर रही हूँ। देन सेकंड, कट एट स्पेसिफिक 6 बेस पेयर, है ना। बेस पेयर पे ये क्या करता है, कट करता है, ठीक है। नाउ जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, वो क्या करेगा, ये देखो सेम सीक्वेंस होना चाहिए वेक्टर डीएनए में भी एंड सेम सीक्वेंस होना चाहिए फॉरेन डीएनए में। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट एट स्पेसिफिक सीक्वेंस बोथ इन वेक्टर प्लस इन द फॉरेन डीएनए, दोनों की जगह पर क्या करेगा, एक जगह पर काटेगा। और जो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होते हैं बेटा, वो कैसे होते हैं, वो पैलिंड्रोमिक होते हैं। क्या होते हैं, पैलिंड्रोमिक। अभी मैं बताती हूं, द रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस क्या होते हैं, पैलिंड्रोमिक होते हैं। पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास क्या है, मलयालम, राइट, मलयालम। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे फिर से मलयालम लिखती हूँ, मैं इधर से when they are read from both side, है ना, जब इनको हम दोनों तरफ से रीड करते हैं तो ये क्या होते हैं, सेम ही साउंड करते हैं। तो ऐसे सीक्वेंस होने चाहिए यहाँ पर, तभी ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, एक्चुअली काम करता है। किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हम अगर बात करें तो, है ना। तो यहाँ पे देखो, इधर देखो, इधर आओ, अब यहाँ पे एंड लास्ट में आफ्टर कटिंग प्रोड्यूस स्टिकी एंड, स्टिकी एंड, ठीक है। मैं बताती हूँ स्टिकी एंड क्या होते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये, ठीक है। और ई कोलाई कट्स द डीएनए बिटवीन, मान लो ये ई कोलाई है, ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पे काट दो, ठीक है। रूल सभी के लिए एक जैसे हैं, यहाँ पे हम ई कोलाई लेकर के चल रहे हैं। ई कोलाई कट्स द डीएनए बिटवीन बेसिस G and A only when the sequence appear GATTC, है ना, is present in the DNA। अब मान लो ये क्या है, GATTC, और मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ तो GATTC ही आ रहा है, यहाँ से भी ये GATTC, यहाँ से पढ़ रही हूँ तो ये भी GATTC आ रहा है। अब यहाँ पे ये क्या पे कट कर रहा है, G and A के बीच में ये कट लगाता है, ठीक है। तो इधर भी ये G and A के बीच में कट लगाएगा और इधर भी ये G and A के बीच में कट लगाएगा। अब मान लो मैंने क्या कर दिया, इसको उखाड़ करके फेंक दिया, इसको मैंने उखाड़ करके फेंक दिया, तो ये कैसा लगेगा, GCTTA, ठीक है, ऐसा लगेगा ना। ये यहाँ से ये पूरा कट के फेंक दिया, तो ये कैसा बन गया, ये ऐसा।
यहाँ से इसने क्या किया, यहाँ से भी क्या किया, ये यहाँ से इतना इतना कट कर दिया, तो ये क्या बन गया यहाँ पे GC, एंड देन ये पूरा यहाँ से इतना इतना यहाँ पे कट हो गया। तो ये क्या बन गए बेटा, स्टिकी एंड, मतलब ये चिपक सकते हैं, मतलब क्या है, ऑपोजिट है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री भी ये यहाँ पर है, राइट। मान लो आपके हाथ देखे आपने कभी, ये जो है ना, जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो ये क्या है, स्टिकी एंड्स बने हुए हैं, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एकदम। ये जो गड्ढे हैं ये देखो, ये पूरा ऐसे ऐसे फिक्स हो जा रहा है, राइट, ये पूरा का पूरा ऐसे ऐसे फिक्स हो जा रहा है। तो ऐसा ही काइंड ऑफ स्टिकी एंड यहाँ पे बना, जो कि लाइगेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब ये ज्वाइन कर जाएंगे, इनको हमने क्या कर दिया, लाइगेट कर दिया है ना। तो ये क्या है बेटा, ट्रैक्टर है, ये क्या है, ट्रैक्टर है, सॉरी ये वाला नहीं है ट्रैक्टर, ये वाला वेक्टर, ठीक है। अभी आप भूल रहे हो ना थोड़ा थोड़ा, है ना, बोल रहे हो ना, क्योंकि फोकस नहीं कर रहे हो। देखो ये ट्रैक्टर है ना, ट्रैक्टर का क्या था, मैंने कट लगा दिए थे यहाँ पे ताकि आकर के मैं उसको क्या करूँ, बिठा दूं। और ये क्या है बेटा, हमारा जो हमें बनाना है, ये पूरा क्या बन गया, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब मैं इसे क्या करूंगी, मैं इसे बैक्टीरिया में डाल दूंगी, रिकॉम्बिनेंट यहाँ पर ये बन गया है। क्लियर हो गया, आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे क्या होते हैं, ये देखो मैंने ऑलरेडी बता दिया है ना, द सोर्स ऑफ डीएनए with the same restriction enzyme the recombinant vector cannot be created. The source DNA with the same restriction enzyme the recombinant vector molecule cannot be created, ठीक है। Now the separated DNA fragment can be visualized only by, okay let's not get there, यहाँ पे चलते हैं। अब आपने क्या किया है, आपने मान लो आपने जो डीएनए है उसको आइडेंटिफाई कर लिया था, एलियन डीएनए, ठीक है। अभी तो हमने ये बताया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता कैसे है, ठीक है। लेकिन अभी चीजें क्या है कि आपको ये पता लगाना है कि आपने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, या फिर आपने जो एलियन डीएनए लिया है, या जो आपने वेक्टर डीएनए लिया है, वो आपने सही लिया है या नहीं लिया है, ठीक है। आपका वेक्टर डीएनए था 20 बेस पेयर का और आप लेकर के बैठे हैं 40 बेस पेयर का, ये आप पता कैसे लगाएंगे, आप डीएनए फ्रेगमेंट्स को कैसे सेपरेट करेंगे। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। किस टेक्निक से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। क्लियर, हाउ यू कैन डू दैट, ठीक है। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, एक टेक्निक होती है जिससे हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो जेल यूज होता है बेटा, वो एग्रोस जेल, ठीक है, यूज करते हैं, जो कि हमें किससे मिलता है, एग्रोस जेल हमें एल्गी से मिलता है, ठीक है, रेड एल्गी से, जिसको हम बोल सकते हैं सीवीड भी बोलते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ग्लासिलेरिया, जलेडियम, राइट, इनसे हमें मिलता है। क्लियर, ये हम पढ़ते हैं प्लांट किंगडम में, जलीडियम। क्लियर। अब डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, they can be separated by forcing them to move toward the anode under an electric field through the medium matrix। क्या कह रहे हैं, डीएनए भैया है नेगेटिव, और आपके पास यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने एक जो बेकिंग डब्बा नहीं होता जिसमें हम केक बनाते हैं, हमने वैसा डब्बा ले लिया है। उस केक में हम, केक वाले डब्बे में हमने जेल फिल कर दिया है, और मैंने यहाँ पे वेल्स बना दिए, कुएं बना दिए छोटे छोटे, इधर इधर भी, ठीक है, इधर भी इधर भी। जैसे हमारे पास स्केल होता है ना, 1 2 3 लिखा रहता है, फिर हम यहाँ पे नोटबुक रखते हैं, पेन रखते हैं, जो भी हमें मेजर करना है तो हमें पता चल जाता है। ऐसे मैंने क्या किया है, यहाँ पर भी मैंने ये क्या कर दिया, स्केलिंग के लिए रख दिया है, राइट। यहाँ पे मैंने बैटरीज लगा दी है, एक तरफ मेरे पास एनोड है और एक तरफ मेरे पास कैथोड है। कैथोड पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, बताइए, आप बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, डीएनए हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। डीएनए हमारे पास कैसा होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है डीएनए, आपको पता है ये सारी चीजें। अब डीएनए अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो ये हमेशा किस तरफ जाएगा, जहां पर पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाई देख लेना एक बार, इतना मुझे याद नहीं है कैथोड एनोड का, जिस तरफ भी वो पॉजिटिवली चार्ज होगा डीएनए उस तरफ भागेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये बात क्लियर हो गई। तो मैं यहाँ पे इनको क्यों भगा रही हूँ, पागल है, इनकी रेस हो रही है, इनको मेडल मिलना है, नहीं, बताती हूँ क्यों भगा रही हूँ। Now the DNA fragments separate, resolve according to their size through the sieving effect provided by the agarose gel, and the smaller fragment size further it moves, right? What will happen now? What will happen?
अगर डीएनए बड़ा है, अगर डीएनए सर्कुलर है, अगर डीएनए लीनियर है, बहुत सारे बेसिस पर इनका सेपरेशन होता है। अब इस एग्रोस जेल को मैंने यहाँ क्यों लिया है? मान लो आपके पास स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज में क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, पानी डालते हो स्पॉन्ज से पानी निकल जाता है ना? ऐसे ही यहाँ पर पोर्स हैं, किसमें? एग्रोस जेल में। तो जितना छोटा डीएनए होगा वो उतने पोर से बहुत जल्दी निकल जाएगा, है ना? अब मैं आपको अगर एक बात बताऊं तो थोड़ा सा फनी हो जाएगा, लेकिन मान लो आपको इतनी सी जगह दी गई है ना, मुझे बोला जाए इतनी सी जगह में से निकलने के लिए मैं ऐसे से फंस फंस के निकलूंगी, राइट? अगर मेरे पास बहुत बड़ा ऐसे स्पेस है तो मैं आराम से निकल जाऊंगी। तो जो छोटे होंगे वो जल्दी जल्दी निकलते जाएंगे, लेकिन जो मोटे होंगे, बड़े होंगे, साइज में लेंथ में बड़े होंगे, वो लोग धीरे धीरे जा पाएंगे। समझे ना प्रोसेस, समझे ना क्रोनोलॉजी? तो जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं जो लाइटर वेट के होंगे वो क्या करेंगे, आपको यहाँ कहीं आगे मिलेंगे, सबसे आगे पहुंच जाएंगे, ठीक है? और जो कहीं यहाँ पे, ये हटा दो भाई, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव जब होगा तभी यहाँ पे क्लियर होगा कि किस तरफ जाना है, ठीक है? नेगेटिव डीएनए है तो वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा, क्लियर? ये समझ लो। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने डीएनए क्या कर दिया, मैंने डीएनए को फिल कर दिया। ये क्या है? डीएनए को फिल कर दिया, ये रही जगह वेल्स, ठीक है? यहाँ पे फिल कर दिया। अब देखो ये क्या है, ये पीछे रह गए हैं और ये आगे निकल गए हैं। ये क्या है? सबसे छोटे हैं, लाइटेस्ट हैं, ठीक है? लाइटेस्ट हैं। और ये क्या है बेटा? हैवीएस्ट है। ये क्या है? बड़े हैं, क्लियर? और यहाँ पे मैंने स्केल बनाया हुआ है। अच्छा, मुझे 20 kb का डीएनए चाहिए, मैं इतना ले लेती हूँ। मुझे इतने का चाहिए, इतने बेस पेयर्स का, मैं उतना ले लेती हूँ, क्लियर? ऐसे हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं और इस टेक्निक के थ्रू हम अपना डिजायर डीएनए हमने सही लिया है, गलत लिया है, ये हम पता लगा सकते हैं और ले भी सकते हैं। नाउ अब देखो, आपने ये तो कर लिया, बट आपको क्या लग रहा है? आपको सब दिख रहा है क्या? आपको कुछ नहीं दिख रहा है। एग्रोस जेल कैसी है? व्हाइट कलर की है। डीएनए कैसा है? व्हाइट कलर का। कैसे दिखेगा? मैम नहीं दिख रहा है, कैसे देखे मैम? तो कैसे देखोगे आप? द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग। स्टेनिंग का मतलब क्या होता है? उनमें धब्बा लगा दो, और फिर सर्फ एक्सेल का ऐड लेकर के यहाँ पे मत आना, क्योंकि ये धब्बे उससे नहीं निकलेंगे। तो आपने जो धब्बा लगाया है, जो स्टेन लगाया है, वो कैसे किया है? इथीडियम ब्रोमाइड डाई से इसको कलर कर दिया है। अब अगर आप इसको विजिबल मतलब जो विजिबल लाइट होती है उसमें देखना चाहते हो तो दिख जाएंगे, बट वहां पर आपको ना थोड़ा सा अलग टाइप का माइक्रोस्कोप या कुछ चाहिए होगा, ठीक है? लेकिन अगर आप इसको यूवी रेडिएशन से, आप इस बेकिंग ट्रे को ले गए, आपने ऊपर यूवी रेज आ रही हैं, आपने डाली, तो ये कैसे दिख रहा है? नीला नीला दिख रहा है। यूवी रेज आएंगे तो ये ब्लू ब्लू कलर का दिखेगा। अब जब ये यूवी रेज यहाँ पे आ रही हैं, तब अगर हम इनको विजुअलाइज करेंगे ऐसे ही, तो ये ऑरेंज कलर के बैंड्स आपको इजीली दिख रहे हैं। ये हमारे क्या है? ये हमारा स्केल है। क्या है? ये हमारा स्केल है। ये हमारे क्या है बेटा? यहाँ पे वेल है, वेल। और ये देखो यहाँ पे डीएनए भागा जा रहा है। ये डीएनए, ये रहा, ये देखो सबसे लाइटर डीएनए है। ये क्या है? लाइटेस्ट डीएनए, ठीक है? तो ये ऑरेंज कलर के हमें दिखते हैं, तब हम इनको बता पाते हैं। नाउ द सेपरेटेड डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोस जेल। इनको कट करना बहुत ट्रिकी होता है। इनको यहाँ से कट करके निकालना इस डीएनए को बहुत टफ होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इल्यूशन। इस स्टेप को क्या बोला जाता है? इल्यूशन, ठीक है? वो होती है माइक्रो पाइपेट्स होती हैं, ठीक है? आप यहाँ पे कट लगाते हो और फिर यहाँ पे ऐसे प्रेशर बनाते हो, फिर यहाँ से ये डीएनए ऐसे ऐसे निकाल लेते हो। आप टेक्निक देखना, यूट्यूब पे सर्च करना, आपको बहुत इजीली मिल जाएगा कि कैसे किया जाता है, ठीक है? और इफ़ यू वांट टू स्टडी इन डिटेल, अगर आप चाहते हैं अड्डा के साथ जुड़ना, वैसे तो आपको आपके लिए, आपको पता है कि हमेशा हेल्पफुल रहता है, हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आता है। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे सीयूटी के बैचेस चल रहे हैं, कुछ महापैक्स हैं, कुछ आपके पास ये डबल वैलिडिटी के साथ आपके पास समर 3.0 एंड देन सीयूटी उड़ान है। एक उन्नति बैच हो रहा है, जिनका अभी जो आपकी 15 अगस्त की सेल है वो सबसे ज़्यादा अच्छी चल रही है। तो ये आपके पास यहाँ पर है, ठीक है? मे बी आप बाद में मुझे देखेंगे इस सेशन में, ठीक है? तो आप यहाँ पर जा करके आपको डिस्काउंट कोड क्या लगाना है? NET20। आप अड्डा की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे जाकर के ऑल कोर्सेज में क्लिक करेंगे, देन यूजी एंट्रेंस में क्लिक करेंगे, वहाँ पे सीयूटी यूजी इंग्लिश आएगा, उधर क्लिक करना है, उधर आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे। महापैक का क्या फायदा है बेटा? महापैक का मतलब महापैक है, या महाबचत नहीं होता जैसे बिग बाजार, इन सब में महाबचत होता है। तो आप अगर एक बैच ही परचेज करें तो आपको जितने भी बैचेस अड्डा में लॉन्च होते हैं पूरी साल में, आपको वो सभी मिलेंगे, क्लियर? अब चलेंगे जीन क्लोनिंग पे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाना सीख लिया, प्लस मेरे बच्चों ने यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में थोड़ा सा कम पढ़ा है ना? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे।
लिखा हुआ एनसीईआरटी में। देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हैं वो आपके एक बड़े एंजाइम से मैच करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है न्यूक्लियसेस। अब न्यूक्लियसेस आपका डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। चलो मैं बता ही देती हूँ, छोड़ो, क्या याद रखोगे गाइस तुम भी। इधर बता दूं क्या, इधर बता देती हूँ, ये जगह बची है, ठीक है। ओके, देखो न्यूक्लियसेस होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियसेस क्या है बेटा, एंजाइम्स हैं। क्या है ये, एंजाइम्स, राइट। न्यूक्लियसेस कैसे हो सकते हैं, राइबो न्यूक्लियसेस हो सकते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट राइबो न्यूक्लियस, राइट, राइबो न्यूक्लियसेस, तो वो क्या कट करेंगे बेटा, आरएनए को कट करेंगे। अगर आपके पास डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियसेस होंगे तो वो क्या करेंगे, डीएनए को कट करेंगे, डीएनए को, राइट। तो हमारे पास ऐसे ही न्यूक्लियस के अंडर सब फैमिली आती है, एक आती है एक्सोन्यूक्लियस की और एक आती है एंडोन्यूक्लियस की, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास इसी के अंडर क्या है, एक्सोन्यूक्लियस एंड आपके पास एक है एंडोन्यूक्लियस। क्लियर, आपके पास यहाँ पे क्या है, एंडोन्यूक्लियस इधर है। एक्सोन्यूक्लियस क्या करते हैं, कट डीएनए फ्रॉम एंड, ठीक है। और ये क्या लगाते हैं, एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, कट एट स्पेसिफिक पोजीशन। ये हो गया क्लियर, ये है एक्सो एंड एंडोन्यूक्लियस। अब आपके पास एंडोन्यूक्लियस दो तरीके के और होते हैं, जैसे कि जो कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे कट करते हैं, वो आपने देख लिया है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हमने पढ़ लिया है। अब सॉरी, हम चलते हैं जीन क्लोनिंग पर। अब जीन क्लोनिंग है क्या भाई, जो प्लाज्मिड होता है उसको हमने क्यों यूज किया है भाई। एक तो उसके पास तरीका है क्या करने का, उसके पास तरीका है आपको बिठा करके ट्रैक्टर बनने का, ठीक है। और उसके पास क्या तरीका है, वो कॉपीज बनाता है ना, किसी भी सेल में जाएगा वहां पर भी बहुत सारी कॉपीज बनाएगा। तो प्लाज्मिड क्या करता है, some 1 or 2 copies per cell where others may have 15 to 100 copies per cell। मतलब प्लाज्मिड किसी किसी सेल में एक या दो भी हो सकते हैं और किसी किसी सेल में बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, 15 से 100 कॉपीज भी उनकी हो सकती हैं। अगर हम बैक्टीरियोफेजेस की बात करें, यहाँ पर हम किन की बात करें बेटा, बैक्टीरियोफेजेस की। एक मिनट मुझे थोड़ा सा टाइम देना। ठीक है, तो अगर हम बात करें जीन क्लोनिंग की यहाँ पर, तो आपको पता है कि हमारे पास क्या होते हैं, 15 से 100 कॉपीज प्लाज्मिड बना लेते हैं। और हमारे पास बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरियोफेजेस क्या है बेटा, ये वायरसेस हैं। हु आर दे आर द गंदे वायरसेस। इनका कॉपी नंबर कैसा होता है, ये एक ही सेल के अंदर बहुत ज्यादा मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया के अंदर मैंने डाला तो ये अपनी बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं। एंड दे हैव हाई very high copy numbers of their genome within the bacteria cell। समझ रहे हो, समझ रहे हो भीड़ू, क्या बोलते हैं, कौन क्या डायलॉग है वो पता नहीं क्या है। तो हमने जीन क्लोनिंग के लिए किन किन को यूज किया है, एक तो हमने प्लाज्मिड को यूज किया है क्योंकि उसका भी कॉपी नंबर क्या है, ज्यादा है, वो किसी भी बैक्टीरिया के अंदर जाता है तो ज्यादा कॉपीज बनाता है अपनी। प्लस मैंने एक क्या लिया है, मैंने वायरस को लिया है। वायरस वो भी कौन सा, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो ये दोनों को मैं एज अ जीन क्लोनिंग की तरह क्या करूंगी, यहाँ पर यूज करूंगी, राइट। ये चीजें आपको याद समझ आ गई हैं, ठीक है। अगर अब ये चीजें क्लियर हैं तो ये देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये है आपके पास प्लाज्मिड और ये है आपके पास वायरस। यहाँ पे जब मैं इसे एक होस्ट सेल में डालती हूँ, अगर मैं इसे होस्ट सेल में डालती हूँ तो ये अपने डीएनए की बहुत सारी कॉपी बना लेता है। ऐसे जब मैं प्लाज्मिड को डालती हूँ तो वो अपनी भी बहुत सारी कॉपीज बनाने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो ये इसी वजह से मैं इनको यहाँ पे जीन क्लोनिंग में यूज कर रही हूँ। नाउ द लाइन दैट इज स्टेटेड हियर, वेक्टर यूज एट प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन सच अ वे। अब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो बना ही रहे थे, इवन लोगों ने सोचा क्यों ना मैं अपने ट्रैक्टर को बहुत अच्छा बना दूं, मैं स्वराज का ट्रैक्टर, महिंद्रा का ट्रैक्टर ले लूं, तो मैं प्लाज्मिड की ही मॉडिफिकेशन इतनी बढ़िया कर दूं कि सारे काम इजी हो जाए। तो वेक्टर्स यूज्ड एट प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन सच अ वे दैट दे हेल्प इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। मतलब मैम मतलब बताओ, वेक्टर, ट्रैक्टर को बहुत अच्छे से बनाया, ट्रैक्टर के ऊपर बच्चा बैठा है कि नहीं बैठा है ये करने में भी इजी होता है। मतलब
ट्रैक्टर सबसे पहले हमने अच्छा बना दिया, क्यों? ताकि उसके ऊपर जो बच्चा आकर के बैठ रहा है, मतलब जो फॉरेन डीएनए आकर के बैठ रहा है प्लाज्मिड के ऊपर, वो अच्छी तरह बैठ जाए, इजी लिंकिंग हो जाए उसकी, ठीक है मैम। उसके बाद इतने सारे ट्रैक्टर्स है, इतने सारे प्लाज्मिड्स हैं, किस में बच्चा बैठा है, किस में बच्चा नहीं बैठा है, ये मुझे आइडेंटिफाई करने में इजी हो मैम। लेकिन मैम यहाँ तो लिखा है नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये क्या होता है? ट्रैक्टर के ऊपर अगर बच्चा बैठा है, कहने का मतलब क्या है? वेक्टर के ऊपर बच्चा बैठा है। वेक्टर का इसका मतलब क्या है? वेक्टर के ऊपर फॉरेन डीएनए है, मतलब प्लाज्मिड के ऊपर फॉरेन डीएनए है, दिस इज रिकॉम्बिनेंट। एंड ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के ऊपर बच्चा नहीं है, मतलब प्लाज्मिड के ऊपर फॉरेन डीएनए नहीं है, दैट इज नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्लियर हो गया? अब आप नहीं भूलोगे ये, ठीक है। नाउ फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट द क्लोनिंग इन अ वेक्टर, क्या क्या फीचर होने चाहिए एक वेक्टर के जो कि उसमें फैसिलिटेट कर दे क्या बेटा? क्लोनिंग, ठीक है। तो उसके पास होना चाहिए ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये क्या होती है? द प्लेस वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, राइट। उसके पास ORI नहीं होगा, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगी। तो मान लो मैंने कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है, मुझे उसकी कॉपीज बनानी है, तो मुझे उसकी कॉपीज बनानी है, मतलब उसका रेप्लिकेशन कराना है। अगर ये पोजीशन ही नहीं हुई उस वेक्टर में तो ये नहीं हो पाएगा। तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट्स हियर, क्या होता है? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट्स हियर, राइट। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? यहाँ पर स्टार्ट होता है। ये हो गया क्लियर। अब आगे देखो, आगे क्या होता है? Now any piece of DNA when linked to the sequence can be able to make, अगर मैं कोई भी piece of DNA यहाँ पर लिंक करूं तो वो क्या करेगा? रेप्लिका बनाएगा, अपनी कॉपीज बनाने के काबिल रहेगा। So this sequence is also responsible for maintaining the copy number. It is also responsible for maintaining the copy number. ठीक है, ये किसके लिए रेप्लिकेबल है? एक कॉपी नंबर बनाने के लिए भी यहाँ पर क्या है? रेप्लिकेबल है। ये आप अच्छे से समझ गए हैं, है ना? ये आप समझ गए हैं कि यहाँ पे ये क्या करेगा? कॉपीज भी बनाएगा। अब देखो, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे ज्यादा कॉपीज बने तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए? मैनी ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होनी चाहिए। मैनी हो रहा है तो वहां पे हर जगह पे क्या होगी? रेप्लिकेशन हो जाएगी। सेकंड, आपके पास क्या होता है? सेलेक्टेबल मार्कर which help in identifying and eliminating the non-transformant and selectively permitting the growth of the transformant. मैडम पता नहीं क्या आ गया, छोड़ो। ट्रैक्टर को कैसा होना चाहिए? ट्रैक्टर के ऊपर ऐसा एक आइडेंटिफिकेशन, ऐसा एक मार्कर होना चाहिए, ऐसा एक नंबर प्लेट होना चाहिए जिससे कि हमें पता चल जाए ये रिकॉम्बिनेंट है और ये रिकॉम्बिनेंट नहीं है। अब मैम ट्रैक्टर वाला बहुत हो गया, उसमें तो इजी लग रहा है, बट इसमें बताओ ना। बताती हूँ, देखो। which help in identifying and eliminating the non transformant and selectively permitting the growth of the transformant, मतलब वेक्टर को ये पता होना चाहिए कि वो रिकॉम्बिनेंट है या नहीं है, या फिर उसके ऊपर ऐसी कुछ चीजें होनी चाहिए जो कि उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि वो रिकॉम्बिनेंट है वो नहीं है, ठीक है। तो उनको बोला जाता है, सिलेक्शन के लिए कुछ मार्कर्स अवेलेबल हैं, कुछ आइडेंटिटी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास देखिए, ये सिलेक्टेबल मार्कर यहाँ पर आपके पास हैं, जैसे कि आप ये बोल सकते हो AMPR, राइट। ये रहा। एक तो आपके पास है यहाँ पर ये बाम H1 साइट, ठीक है। ये बाम H1 साइट्स हैं, अरे यार, ओके। ये साल1 है, इसको याद रखना है। ये आपके पास एक रोप जीन है, ठीक है। ये आपके पास ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। ये क्या है? यहाँ पर PVU1 PST1, और ये क्या है? एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ये वो जीन है जो कि कोड कर रहा है एक ऐसी चीज को जो कि रेजिस्टेंट बनाएगा एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए। देखो यहाँ पे देखो, नॉर्मली द जीन्स इनकोडिंग रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक सच एज एम्पिसिलिन, क्लोरोएम्फेनिकोल, tetracycline, kinamycin, these can be considered as selectable marker for E. coli. अब बोलोगे मैम कैसे, ये कैसे होगा एक्चुअली? देखो, अगर किसी प्लाज्मिड के ऊपर ऐसे सेलेक्टेबल मार्कर हैं, ठीक है, और
यहाँ पर है ओराई, ठीक है। अगर आप एक फॉरेन डीएनए यहाँ पर लिंक करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका सीक्वेंस बदल जाएगा। फिर ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन के लिए कोड नहीं करेंगे। ये कोड नहीं करेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई यहाँ कोई ना कोई तो आया है, मतलब घर में कोई ना कोई तो आया है, मतलब रिकॉम्बिनेशन हुआ है, ठीक है। अब मैम क्या ये हम सब देख पाएंगे या हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए देखो। अब जैसे देखो ये पर्टिकुलर कौन से बैक्टीरिया के लिए, ई कोलाई के लिए है। ये किसके लिए है, ई कोलाई के लिए है। सिलेक्टेबल मार्कर्स किसके लिए हैं, ई कोलाई के लिए है। मतलब जो ई कोलाई है वो ये बोल रही है भाई मैं इसको ग्रो करवाऊं कि मैं नहीं करवाऊं, मैं इसको ग्रो करवाऊं कि मैं नहीं करवाऊं। कब करवाऊंगी, जब इसके ऊपर फॉरेन डीएनए होगा। मुझे कैसे पता चलेगा, जब इसके ऊपर ये इनएक्टिव हो जाएगा तभी तो पता चलेगा ना। फॉरेन डीएनए यहाँ आके बाइंड कर गया, ये अपना काम नहीं कर पाएगा। ओ ये अपना काम नहीं कर पा रहा है, चलो मैं इसकी कॉपीज बना लेती हूँ, ई कोलाई ऐसे बोलेगी, ठीक है। अब जैसे समझो आगे जाकर के। अब देखो क्लोनिंग साइट्स क्या हैं, द वेक्टर नीड्स टू हैव वेरी फ्यू preferably single cloning site, recognition site. So the ligation of alien DNA is carried out restriction site present in only one of the two antibiotic. क्या कह रहा है, अभी आपने बोला कि मैम चलो ये मार्कर है मैं मान लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये यूज कैसे होंगे, क्योंकि जो भी फॉरेन डीएनए आएगा वो किन पे बाइंड करेगा, वो कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पे बाइंड करेगा। जब भी वो वहां पे कट लगा करके वहां जुड़ना चाहेगा तो ये जो जीन है इसका काम खत्म हो जाएगा। ये जो पर्टिकुलर डीएनए का सीक्वेंस है ये क्या कहेगा, मुझे तो पता ही नहीं है यहाँ पे क्या काम हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है यहाँ पर, इसको भी नहीं पता यहाँ पे क्या काम हो रहा है, अगर यहाँ पे आकर के भी कोई बाइंड कर जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा उसके बाद, सो द वेक्टर नीड्स टू हैव वेरी फ्यू और प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट्स आप समझ रहे हैं, ये मार्कर्स, ठीक है। देखो ये रहा ये वाला साइट, दैट इज रिकॉग्निशन साइट। नाउ द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट in one or two antibiotic resistance gene. The recombinant plasmid will lose the tetracycline resistant due to insertion of the foreign DNA. ठीक है, देख लो जरा फिर से बता देती हूँ। ये फॉरेन डीएनए है, ठीक है। ये फॉरेन डीएनए क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, क्या करेगा, रिकॉग्नाइजिंग साइट्स होंगी। रिकॉग्नाइजिंग साइट, रिकॉग्नाइज करेगा साइट को रिकॉग्नाइज करेगा तो वहां पे जाने की, बाइंड करने की कोशिश करेगा, वहां पे बाइंड करने की कोशिश करेगा। रिकॉग्निशन साइट्स हैं क्या, रिकॉग्निशन साइट्स वो जगह हैं जो कि एक रेजिस्टेंट जीन के लिए कोड कर रही हैं, ठीक है। ये टेट्रासाइक्लिन के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर जैसे ही आकर के जुड़ेगा, ये जो डीएनए है ये यहाँ पर आकर के जैसे ही जुड़ेगा, ये क्या हो गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मतलब ये इनएक्टिवेट हो गया। कौन इनएक्टिवेट हो गया, ये। अब ये क्या करेगा, वे डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग, मतलब डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग। अब मान लो इस बैक्टीरिया के अंदर ये वाला प्लाज्मिड है, ठीक है, ये वाला प्लाज्मिड है, और यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन क्या है, इनएक्टिव है। तो अगर मैं इस बैक्टीरिया को एम्पिसिलिन में डालूंगी तो एम्पिसिलिन बैक्टीरिया इसको मार डालेगा, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक इसको मार डालेगी ना, इसमें ग्रो नहीं करेगी, राइट, इसमें ग्रो नहीं करेगी वो एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में। लेकिन अगर मैं टेट्रासाइक्लिन में डालूंगी, ये एम्पिसाइक्लिन है, ठीक है, मैं यहाँ पर इस बैक्टीरिया को लाती हूँ तो ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा, बट मैं टेट्रासाइक्लिन में लाऊंगी तो ये ग्रो कर लेगा, क्योंकि ये टेट्रासाइक्लिन क्या है, एंटीबायोटिक है, और इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ये इस एंटीबायोटिक से ये बैक्टीरिया खुद को बचा लेगा। लेकिन इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है, वो इनएक्टिवेट हो गया, तो ये खुद को इस वाले एंटीबायोटिक से ये बैक्टीरिया नहीं बचा पाएगा। तो अगर मान लो, अगर क्या मान लो, ये मैंने आगे का ही बता दिया आपको यहीं पे, चलो दूसरे पेज पे बताती हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये आपके पास ई कोलाई है, दिस इज ई कोलाई, क्लियर, वही कंटिन्यू कर रही हूँ, कुछ नहीं है नया, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपके पास, प्लाज्मिड है, व्हाट इज दिस, प्लाज्मिड, ठीक है। इस प्लाज्मिड पे दो रिकॉग्निशन साइट है या सिलेक्टेबल मार्कर हम बोल सकते हैं, दैट इज AMPR
ठीक है, और ये क्या है, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, टेट्रा वाला। इधर बेटा आकर के एक डीएनए, फॉरेन डीएनए क्या हो गया बेटा, जुड़ गया। फॉरेन डीएनए जैसे ही यहाँ पे जुड़ गया तो ये वाली साइट क्या हो गई, यहाँ पे जो जीन था, जीन कैसा हो गया, खराब हो गया। खराब हो गया मतलब विल नॉट कोड फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, रेजिस्टेंट केमिकल, मतलब अब ये एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट नहीं है। अब मैं अगर एम्पिसिलिन मैं इसको डालूंगी, एम्पिसिलिन क्या है, एम्पिसिलिन यहाँ पे ये कटोरी है, ठीक है, कटोरी है, इसमें एम्पिसिलिन भरा हुआ है, ठीक है, ये भरा हुआ है यहाँ पे पूरे में, और मैं इस बैक्टीरिया को यहाँ डालूंगी, ठीक है, इसमें क्या है, ये है, मैं इस बैक्टीरिया को डालूंगी तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ग्रो नहीं करेगा, बैक्टीरिया विल नॉट ग्रो, ठीक है, और ये याद रखना ये बैक्टीरिया कौन सा है, ई कोलाई, ठीक है, ये नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसको इस वाली कटोरी में डालूंगी जिसमें टेट्रासाइक्लिन है, तो इसका टेट्रासाइक्लिन जीन तो अभी भी है, ये कोड करेगा किसके लिए, रेजिस्टेंट के लिए, कि भाई मेरे को बचाओ, मैं टेट्रासाइक्लिन में जा रहा हूँ। तो ये जो बैक्टीरिया है हमारे, ये क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर ग्रो करेगा, ये क्या करेगा, विल ग्रो, क्योंकि इसके पास अभी भी टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट प्रेजेंट है। जैसे आपके में क्या है, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज है तो आप अभी भी कोविड से सर्वाइव कर पाएंगे, ऐसे ही इसके पास अभी भी रेजिस्टेंट जीन है, ये इसको टेट्रासाइक्लिन से अवॉइड कराएगा, मतलब उसको बचाएगा। क्लियर, तो ये होता है, ऐसे हम सिलेक्शन कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेंट का। तो बेटा यहाँ पे ये ग्रो नहीं कर रहा है इसमें, मतलब जो मैंने यहाँ डाला है वो क्या है बेटा, ट्रांसफॉर्मेंट है, ठीक है, वो क्या है, बदल रहा है, ठीक है, और इसमें क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है ये, ठीक है, तो मतलब वो इसके लिए क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्लियर, अब चलते हैं आगे, एनसीईआरटी पढ़ो तो समझ आएगा। नाउ देखो, selection of recombination due to inactivation of antibiotic is a cumbersome procedure। मतलब मेरे को क्या करना है, मेरे को पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालना है उसमें बैक्टीरिया के अंदर, फिर एक बार उसी बैक्टीरिया को एक कल्चर में ग्रो कराना है, फिर दूसरे कल्चर में ग्रो कराना है, दोनों एंटीबायोटिक्स में बराबर बराबर प्लेटिंग करनी पड़ेगी, एक में वो ग्रो करेंगे, एक में वो ग्रो नहीं करेंगे, जिसमें नहीं ग्रो करेंगे मुझे पता चल जाएगा रिकॉम्बिनेंट से, जिसमें ग्रो करेंगे मतलब ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है उस पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट के लिए, राइट। तो यहाँ पे किम्बरसम हो जाएगा, काफी बेकार हो जाएगा, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑफ टू हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक, देयरफॉर यहाँ पर एक सेलेक्टेबल मार्कर्स हैव बीन डेवलप्ड which differentiate recombinant from non-recombinant on the basis of their ability to produce color। हमने क्या किया, हमने ऐसा प्लाज्मिड बनाया, ठीक है, जहां पर सेलेक्टेबल मार्कर है वो कलर के बेसिस पर रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को क्या करेगा, सेपरेट कर देगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है, इन दिस अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज, ठीक है, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या है, एक कोडिंग सीक्वेंस है बीटा गैलेक्टोसिडेज, ठीक है, अगर वहां पे वो आया है, सो दिस विल रिजल्ट इन इनएक्टिविटी ऑफ द जीन सिंथेसिस एंजाइम, मतलब जो ये कलर प्रोवाइड कर रहा है, मान लो यहाँ पे उस प्लाज्मिड में है बीटा गैलेक्टोसिडेज, अगर ये क्या करे, चमकदार कलर दे रहा है, कैसा भी कलर दे रहा है, वहां पर अगर क्या हुआ है, रिकॉम्बिनेशन हुआ है, उस प्लाज्मिड में कोई आकर के बाइंड किया है, अगर उस प्लाज्मिड में आकर के कोई बाइंड किया है तो ये क्या करेगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो the presence of chromogenic substrate will give blue colored colonies if the plasmid in the bacteria does not have insert, मतलब अगर अब यहाँ पे क्या होगा, ब्लू कलर नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन सॉरी क्या कह रहा है, the blue colored colonies if the plasmid in the bacteria does not have insert, the presence of insert result in the insertional inactivation of the beta galactosidase and colonies will not produce any color। यहाँ पे अब क्या हुआ है, हमने फॉरेन डीएनए डाल दिया है तो यहाँ पे ब्लू कलर नहीं आएगा, और मानो इस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड में फॉरेन डीएनए नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा, वो ब्लू कलर देगा, क्योंकि यहाँ पे वो जीन अभी भी बीटा गैलेक्टोसिडेज है, ठीक है। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं,
रिकॉम्बिनेंट्स को और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हमने नॉन रिकॉम्बिनेंट्स की क्लोनिंग करा दी तो दिक्कत हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, दिक्कत हो जाएगी। अब हम बात करेंगे प्लाज्मिड्स की, है ना। प्लाज्मिड देख लीजिए, आपको पता है एनिमल्स के केस में, प्लांट्स के केस में हम क्या करते हैं, प्लाज्मिड्स को पढ़ते हैं, राइट, हम प्लाज्मिड्स को पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर प्लाज्मिड फॉर द एनिमल्स, फॉर द प्लांट्स, ये क्या है, थोड़े से अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें वेक्टर्स, अगर हम देखें किसके लिए, आप देखो प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो प्लांट्स के लिए आपके पास क्या होते हैं, टीआई प्लाज्मिड्स होते हैं, ठीक है, ओके, टीआई प्लाज्मिड होते हैं यहाँ पर। एंड अगर हम एनिमल्स की बात करें, इधर एनिमल्स की यहाँ पे बात करें तो हमारे पास रेट्रोवायरसेस होते हैं, ठीक है, रेट्रोवायरसेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये ट्यूमर इंड्यूस करते हैं, है ना, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होते हैं। यहाँ पे जो बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियम, ठीक है। और रेट्रोवायरस, इनको हम एज अ वेक्टर यहाँ पे प्लाज्मिड यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे और क्या थे, बैक्टीरिया था, ठीक है, बैक्टीरिया है, और हमारे पास यहाँ पर क्या है, बैक्टीरियोफेजेस हैं, ठीक है। तो इनके बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, और एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए हमारे पास ये वाले होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए।